हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर। ठीक है, इसके टोटल 2 लेक्चर्स होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू डिमांड साइड कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 2021-22 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताने हैं डिमांड साइड कंपोनेंट्स। कौन से डिमांड साइड कंपोनेंट्स? देखो, जीडीपी के क्या होते हैं, 2 टाइप। जीडीपी कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं? जीडीपी 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। किस किस से? एक इनकम साइड से, इनकम, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम सप्लाई साइड, जो होते हैं सप्लाई साइड से, और एक हम निकाल सकते हैं किससे, मतलब डिमांड साइड से। किससे? डिमांड साइड से, या फिर जहाँ पे कंजप्शन हो रहा है उन सामान का वहीं पे, या फिर हाँ ठीक है, ये 2 साइड से हम कैसे जीडीपी को निकाल सकते हैं पता है आपको। तो हमसे पूछे है डिमांड साइड के कंपोनेंट 2021 में जीडीपी के मतलब हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले द ग्रोथ इन कंजप्शन इज मेनली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट कंजप्शन। बोल रहे हैं कि देखो, अब ये जो जीडीपी डिमांड साइड से निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें एग्रीगेट डिमांड को निकाला जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी है। एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, प्लस फिर हमारा जो प्राइवेट है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कॉर्पोरेट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉन फाइनल कैपिटल गुड्स पे। ठीक है, उसके बाद है हमारे जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। ठीक है, ऑन पब्लिक गुड्स, सोशल सर्विसेज एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मेडिकेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्या आ जाते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ये होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो हमसे पूछा है द ग्रोथ इन कंजप्शन। कंजप्शन वाला जो हम मेथड निकाल रहे हैं, इसमें जो ग्रोथ है इज मेनली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट कंजप्शन। मेनली जो ग्रोथ है वो गवर्नमेंट कंजप्शन से हुई है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सबसे पहले कंज्यूमर स्पेंडिंग। कोविड के टाइम पे क्या था, मतलब कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे थे, प्राइवेट सप्लाई में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे थे। उसके बाद अगर बात करें नेट एक्सपोर्ट्स, तो सप्लाई चेन बंद थी तो एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो रहे थे। तो जो मेजर जीडीपी का कंपोनेंट था, अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो वहाँ पे कौन इन्वेस्ट कर रहा था? केवल गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर रही थी, गवर्नमेंट ही स्पेंड कर रही थी। किस पे? गुड्स पे और सोशल सर्विसेज पे। ठीक है, तो मेन डिमांड को कौन ग्रो कर रहा था? गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द ग्रोथ इन कंजप्शन इज मेनली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट कंजप्शन। ठीक है, सेकंड है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ड्यूरिंग 2021-22 इज लोएस्ट इन लास्ट 7 ईयर्स। बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ड्यूरिंग 2021-22 इज लोएस्ट इन द लास्ट 7 ईयर्स। लास्ट 7 ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो सबसे कम है। तो याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 2021-22 में वो लोएस्ट नहीं, सबसे हाईएस्ट है। लास्ट 7 ईयर्स में क्या है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए हमारा ये स्टार्ट किया गया है। इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा की गई है, तो लोवेस्ट नहीं है, लास्ट 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जितना भी ग्रोस जीडीपी है उसमें से कितना पार्ट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, उसको बोलते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये मतलब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो अमाउंट यूज़ होता है तो वो अभी लोवेस्ट नहीं है, वो कितने अमाउंट में? वो हाईएस्ट अमाउंट में है। ठीक है, तो और मेनली कौन स्पेंड कर रही है? यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। मेनली इन चीज़ों पे कौन स्पेंड कर रहा है? गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? जीडीपी हम डिमांड साइड से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2018 में, ध्यान रखना, 2018 से पहले जो गवर्नमेंट थी, मतलब सॉरी, 2018 से पहले जो आरबीआई थी, सॉरी, ठीक है, जो आरबीआई थी वो मेनली जो भी अपनी पॉलिसी मेकिंग करती थी, बिग डेटा एनालिसिस करती थी, वो मेनली किससे करती थी? ग्रोस वैल्यू एडिशन से। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सप्लाई साइड फैक्टर से मेनली अपनी मतलब जो भी डेटा एनालिटिक्स करनी होती थी या फिर पॉलिसी मेकिंग करनी होती
करती थी वो मतलब सप्लाई साइड फैक्टर से करती थी, लेकिन 2018 में उन्होंने ये पैरामीटर चेंज कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है जीडीपी साइड से हम क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम अपने डेटा की जो एनालिसिस है, बिग डेटा एनालिसिस, वो जीडीपी की साइड से करेंगे, जीडीपी विया एक्सपेंडिचर मेथड या फिर डिमांड साइड या फिर कंजप्शन मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये जीडीपी का मतलब आरबीआई ने यूज़ करना शुरू कर दिया, और जब जीडीपी शुरू कर दिया तो ये डिमांड साइड वाली जीडीपी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आरबीआई इससे वो कर रहा है। ठीक है, अब ये ग्रोस वैल्यू एडिशन में क्या होता है, याद रखना, ग्रोस वैल्यू एडिशन में क्या पिक्चर दिखाते हैं कि हमें जो सप्लाई साइड के मेजर्स है वो कैसे हो रहे हैं, और मेनली जीडीपी में क्या बताता है कि हमें जो मतलब ये कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, कंज्यूमर क्या डिमांड साइड के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पहले जो आरबीआई था वो जीवीए यूज़ करता था, लेकिन अभी 2018 से मतलब आरबीआई ने जीडीपी फ्रॉम डिमांड साइड यूज़ करना शुरू कर दिया, इसीलिए हमारा जो जीडीपी फ्रॉम डिमांड साइड है वो न्यूज़ में मतलब है, या फिर आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने बता दिया कि जीडीपी जो है डिमांड साइड से अगर हम निकालते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को निकालेंगे कि टोटल इकोनॉमी में हमारी डिमांड कितनी है, उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं, फिर प्राइवेट कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, और फिर नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने हैं, और मेजर अभी कंपोनेंट कंजप्शन का कौन सा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका आंसर हो जाता है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमें बताना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, किस बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना है। बोल रहे हैं इन इंडिया एफआईआई बियॉन्ड 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोल रहे हैं कि इंडिया में एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, बियॉन्ड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी, उनको एफडीआई बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जब 10% से कम, जब किसी भी कंपनी में 10% से कम पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एफआईआई। ठीक है, और जब 10% से कम पैसा लगाया जाता है, और जब 10% से ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, देखो ये 10% से ज़्यादा है, ठीक है, तो 10% से ज़्यादा तो एफडीआई, और अगर 10% से कम पैसा लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एफआईआई। ठीक है, एफआईआई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 10% से ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एफडीआई, और 10% से कम अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एफआईआई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और ये ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाएगा या तो 10% से कम लगाएगा या 10% से ज़्यादा लगाएगा। अगर वो 10% से ज़्यादा लगा रहा है तो उसको एफडीआई बोलेंगे, अगर 10% से कम लगा रहा है तो उसको एफपीआई बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखो एफआईआई अलग जगह यूज़ होता है, ठीक है, एफआईआई अलग जगह यूज़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इन इंडिया एफआईआई बियॉन्ड, अगर फॉरेन मतलब कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 10% से बियॉन्ड हो रही है, 10% से ज़्यादा हो रही है तो उसको बोलेंगे एफडीआई, बिल्कुल सही है। सेकेंड है एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर इज अलाउड अप टू 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि डिफेंस सेक्टर में जो हमारा एफडीआई है वो 74% तक ऑटोमेटिक रूट से है, और 74 के बाद किससे है, गवर्नमेंट रूट से है। ठीक है, 74 के बाद क्या है, गवर्नमेंट रूट से। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो एफडीआई हमारे डिफेंस सेक्टर में ऐसे ही अलाउड है। ठीक है, मतलब वैसे तो 100% तक अलाउड है, लेकिन वो गवर्नमेंट रूट से है। ठीक है, वो कैसे है, गवर्नमेंट रूट से। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वैसे तो हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, टोटल कंप्लीट कर दिया। तो अब ये हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। तो अभी एक चीज़ आपको देखनी है कि हमारा जो एफडीआई इनफ्लो है इंडिया में, एफडीआई जो हमारा इनफ्लो है इंडिया में, एफडीआई क्या होता है। अब इसमें एफडीआई की बात चल रही है, 10% से ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इंडिया में जो एफडीआई है वो कितना है, मतलब कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एक ग्राफ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आप मान लो कि ये यूएस बिलियन डॉलर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूएस बिलियन डॉलर है, और उसके बाद आप यहाँ मान सकते हो कि यहाँ पे मतलब जो भी है यहाँ पे ईयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से ईयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मान सकते हो यहाँ पे 2014-15 है। ठीक है, 2014-15। ठीक है, ये मैं 14-15 लिख रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे 15-16 है, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20,
ठीक है, 2021 और 21-22, ठीक है। अभी तो इसका आया नहीं है। अभी देखो यहाँ से कैसे कैसे मतलब जो हमारा FDI है वो आ रहा है, ठीक है। टोटल FDI इनफ्लोज, टोटल FDI इनफ्लोज, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। टोटल FDI इनफ्लोज कैसे कैसे इंडिया में आए हैं। तो यहाँ से मान लो यहाँ पे हमारे जितने भी थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे मान लो यहाँ पे 45.14 थे, ठीक है, 45.14 US बिलियन डॉलर थे FDI। कब? 2014-15 में, ठीक है, 2014-15 में। तो इसके बाद क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं सिंस देन, ठीक है, क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। देख जैसे कि यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हुए, फिर हमारे यहाँ पे जाके 16-17 में कितने हो गए, 60.22, कितने हो गए, 60.22। उसके बाद हमारे यहाँ पे कितने हुए, 17-18 में हुए 60.97, कितने हुए, 60.97, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे कितने हुए, उसके बाद हुए 62, उसके बाद हमारे कितने हुए, 62 US बिलियन डॉलर की बात चल रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे कितने हुए, 74.39, ठीक है, बिलियन डॉलर, ठीक है। और उसके बाद हमारे ये 2021 में कितने हो गए, वहाँ है 81 बिलियन डॉलर, 81.97 बिलियन डॉलर, मतलब 81 पॉइंट या फिर 82 बिलियन डॉलर भी आप इसको मान सकते हो, अप्रोक्स 82 बिलियन डॉलर। तो देखो हमारा जो FDI है वो देखो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जो हमारा FDI का इनफ्लो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा FDI 2014-15 से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन रेट जो है ना, देखो वैसे तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वैसे तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट इसका सेम नहीं है। रेट क्या है, जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, नंबर में तो मतलब अमाउंट में तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट में कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, चलो ये हो गया हमारा, क्या हमारा टोटल FDI इनफ्लो किस किस ईयर में कितना हुआ है, लास्ट 2014-15 से लेके अब तक, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये किस सेक्टर में कितना हुआ है। सबसे पहले टॉप सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे हमारा FDI आया है, ठीक है। सबसे पहले कहीं और लिखूँ क्या, इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे टॉप सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे हमारा FDI आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप सेक्टर्स कहाँ पे हैं जिसपे FDI आया है, 3 सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से है। सबसे पहले कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कौन से हैं, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आप मान सकते हो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें कितना आया है, अप्रोक्स 44% आया है। कहीं आ जाए उसमें कि मतलब टोटल टॉप सेक्टर्स में कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का तो 50% से ज़्यादा शेयर है, ऐसा नहीं है, 44% है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और फिर आ जाता है हमारा कौन सा, सर्विसेज सेक्टर। तो ये हमारे टॉप सेक्टर्स जहाँ पे मेनली क्या आया है, FDI आया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे टॉप FDI डेस्टिनेशंस, टॉप FDI डेस्टिनेशन स्टेट की मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आया है, समझ रहे हो। डेस्टिनेशन स्टेट का मतलब कि सबसे ज़्यादा FDI किस स्टेट में आया है, तो आपको पता ही होगा गुजरात में आया है, फिर महाराष्ट्र में आया है, और उसके बाद कहाँ पे आया है, कर्नाटका में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। और गुजरात में अप्रोक्स कितना आया, 37%, महाराष्ट्र में 27%, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टॉप इन्वेस्टर्स कौन से, कहाँ कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। तो टॉप इन्वेस्टर्स कौन कौन है, तो टॉप इन्वेस्टर्स कौन कौन है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है हमारा USA, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉरिशस, उसके बाद आ जाता है हमारा मॉरिशस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है टॉप 3 हैं जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, सिंगापुर, USA, मॉरिशस। टॉप FDI डेस्टिनेशन कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। टॉप सेक्टर्स कौन कौन से, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ देखो, चलो ये तो होगी हमारी वैसे वाले फैक्ट्स, ठीक है, बेसिक वाले फैक्ट्स, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कौन से, नॉर्मल बेसिक वाले फैक्ट्स की ये हैं। देखो ये तो, लेकिन ये डेटा आपको याद रखना है पहले वाला कि कैसे हमारी जो GDP है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा FDI प्रोहिबिटेड है वो किन किन सेक्टर्स में है, FDI हमारा जो प्रोहिबिटेड है वो कौन कौन से सेक्टर में, कहाँ पे जो है वो कोई बाहर से FDI नहीं कर सकता है। देखो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि लॉटरी है, लॉटरी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। निधि कंपनीज हैं, ठीक है, निधि कंपनीज है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद सिगार, टबैको वगैरह जो कंपनीज हैं इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल इस्टेट, ठीक है, रियल इस्टेट। उसके बाद है हमारा चिट फंड, गैम्बलिंग,
चिट फंड्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों में एफडीआई इनफ्लो अलाउड नहीं है। इन सब चीज़ों में एफडीआई इनफ्लो अलाउड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीआई प्रोहिबिटेड कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हमारा 2014 से लेके कहाँ मतलब कितना आया है, और ये 2020-21 का डाटा है, तो ये ध्यान रखना ये मतलब कि कहाँ कहाँ पे टॉप सेक्टर्स हैं, टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन कहाँ पे, टॉप सेक्टर्स कौन कौन से और टॉप इन्वेस्टर कौन कौन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल एफडीआई का क्वेश्चन। ठीक है, तो एफडीआई क्या होता है, क्यों होता है, सब हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, कि एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर जो है वो 74% तक अलाउड है, और उसके बाद कैसे अलाउड है, उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट रूट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 3 पे। हमें बोलना है कि एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये नहीं पूछा, तो ये तो दे ही रखे हैं। और हमने बताना है कि ग्रोस वैल्यू एडिशन करंट प्राइसेस पे किसका सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा शेयर बताना है कि किसका है। ठीक है, तो देखो मतलब ये तो आपको मतलब रटा ही होना चाहिए कि किसका शेयर सबसे ज़्यादा है ग्रोस वैल्यू एडिशन में। ग्रोस वैल्यू एडिशन, वैसे ग्रोस वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो वैसे मतलब टोटल सेक्टर्स की बात करें तो कैसे कैसे होता है, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में होता है, और फिर हमारा किस में होता है, प्राइमरी सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर के भी हमें सब कंपोनेंट्स बता रखे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ग्रोस वैल्यू एडिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है क्रॉप्स में, उसके बाद हो जाता है हमारा लाइव स्टॉक में, उसके बाद होता है हमारा फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग में, एंड फिर होता है हमारा फिशरी एंड एक्वाकल्चर में। ठीक है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर में। तो ये हमारा किसका डेटा है, ये डेटा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये डेटा है, जिसमें ये बताया गया है कि ग्रोस वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो कहाँ पे होता है, फर्स्ट, थर्ड, और फिर आ जाता है सेकंड, और फिर आ जाता है फोर्थ। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन का डेटा जो होता है। वैसे ग्रोस वैल्यू एडिशन में क्या क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडिशन को कैसे निकालते हैं, जीडीपी, उसमें क्या कर देते हैं, सब्सिडी को कर देते हैं। याद रखना, सब्सिडी को इसमें क्या कर देते हैं, सब्सिडी जो प्रोडक्ट्स पे होती है उसको प्लस कर देते हैं, और माइनस किसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस किसको करते हैं, टैक्सेस को। टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स पे होते हैं, टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स पे हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो ये है हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोस वैल्यू एडिशन जो होता है वो क्या होता है, जीडीपी में जब हम सब्सिडीज़ को तो प्लस कर देते हैं, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोस वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ये करंट प्राइसेस पे मतलब क्या हो गया हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, कहाँ पे सबसे कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, एक और चीज़ ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं शायद एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, क्या कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए हैं, कौन सी कंट्री ने किए हैं, लेकिन टॉप इन्वेस्टर्स में जो जिसने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, सबसे ज़्यादा जिसने अपना अमाउंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज़ किया है, वो कंट्री कौन सी है, याद रखना, सऊदी अरेबिया। वो कंट्री कौन सी है, सऊदी अरेबिया, जिसने सबसे ज़्यादा अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने को क्या किया, इंक्रीज़ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, सबसे टॉप इंक्रीज़ किसने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। ठीक है, 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड इन्फ्लुएंस द रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया। बोल रहे हैं कि रिटेल सेलिंग प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप देखो फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, बिल्कुल लगती है। क्या जीएसटी लगता है, जीएसटी से तो बाहर रखा गया है इसको, जीएसटी में तो उसको डालने की बात इतनी चल रही है, इतना हंगामा चल रहा है, तो जीएसटी में तो है नहीं। अगर देखो जीएसटी में नहीं है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी न्यूज़ को सुनते हो ना तो आपको पता चल जाएगा। तो जीएसटी से तो बाहर है हमारा पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस। तो यस, डॉलर एक्सचेंज रेट पे भी फॉलो करेगा और वेट पे भी, क्योंकि वेट लगाती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फ्यूल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डॉलर एक्सचेंज तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट पे बेस हो गया, डॉलर एक्सचेंज रेट कितना चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेल सेलिंग प्राइस पेट्रोल और डीजल का कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और वो हमने बता दी। जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो वेट वगैरह या सेल्स टैक्स लगाती हैं। ठीक है, और जीएसटी से तो बाहर होते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो और एक चीज़ बताओ कि जो भी ये लगा रहे हैं एक्साइज सेस, उससे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, सेंटर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सीधी बात है, सेंटर को इन पैसों से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में तो हम काफ़ी चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में तो काफ़ी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है क्या, वैसे वर्ल्ड की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। क्या है, सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो साइंटिफिक और टेक्निकल कॉर्पोरेशन के लिए जुड़ी हुई है न्यूक्लियर फील्ड में, ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड में, एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में मेनली ये मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये बनी कब थी, याद रखना कब बनी थी, 1957 में, ठीक है, हमारे देश आज़ाद होने के 10 साल बाद बनी थी, ऐसे याद रख सकते हो, 1957 में बनी थी। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वियना में है, ठीक है, वियना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और उसके बाद बात करें, याद रखना इसको 2005 में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2005 में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इंडिया है क्या इसका मेंबर है, यस, इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, इंडिया क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें इसके अंदर अभी कितने स्टेट्स हैं, याद रखना उसके अंदर कितने प्रेजेंटली, बस देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रखा है कि की प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। देखो तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोल रहा है कि प्रोग्राम फॉर एक्शन ऑन कैंसर थेरेपी। देखो जहाँ पे भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स यूज होंगे वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, ध्यान रखना वो प्रोग्राम्स उसने स्टार्ट किए होंगे। देखो कैंसर में क्या होता है, मेनली जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, अगर होता है तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल होगा, तो ये यस प्रोग्राम फॉर एक्शन ऑन कैंसर थेरेपी का ये पार्ट होता है। रेज ऑफ होप, रेज ऑफ होप क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी पे बेस है, स्ट्रेंथन मतलब जो भी रेडिएशन सेफ्टी लेजिस्लेशन है उनको बनाने के लिए रेज ऑफ होप चलाया गया है, तो बिल्कुल इसमें का भी पार्ट है वो, ठीक है। उसके बाद है हमारा जूनोटिक डिजीज इंटीग्रेटेड एक्शन, उसका भी पार्ट है, ठीक है, जूनोटिक डिजीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट किया गया था, जूनोटिक डिजीज वाला 2020 में स्टार्ट किया गया था, उसका भी ये पार्ट है, ठीक है, जूनोटिक डिजीज का, ताकि जूनोटिक डिजीज से हम बच सकें, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस वगैरह जो एनिमल्स में होते हैं और वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ऐसे पेंडेमिक से बचा जा सके। उसके बाद पीसफुल यूजेस इनिशिएटिव, पीसफुल यूजेस इनिशिएटिव ये भी कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में स्टार्ट हुआ था, ये 2010 में स्टार्ट हुआ था पीसफुल यूज इनिशिएटिव कि हमें जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ करना है, तो इसका भी जो मेनली ये है, ये पार्ट है, ठीक है, क्या मतलब ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी उसका पार्ट है, तो ये सारे ही प्रोग्राम उसके हैं, तो फोर्थ भी उसका है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हाथ है, जैसे कि हम बात करें ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, तो क्या है, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, उसका भी पार्ट है, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम का भी पार्ट है, ठीक है, मतलब का पार्ट क्या है, मतलब ये उस प्रोग्राम, ये भी उसका प्रोग्राम है। वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरा है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स, ठीक है, जो 2000 में आया था, तो ये ध्यान रखना ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स, तो ये मेनली एक प्रोजेक्ट किसका है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। तो 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको और बता दिए हैं, और ये पहले जो प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे इसी के पार्ट हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और हाँ, एक आपने सुना होगा कि इंडिया में आप एक क्वेश्चन आया था, मेरे को याद नहीं है ईयर कौन सा है, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमारे देश में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं उसमें से कुछ को तो वो करती है, मतलब इंस्पेक्ट करती है, और कुछ को इंस्पेक्ट नहीं करती है, ऐसा क्यों है, तो याद रखना ऐसा क्यों था, उसका आंसर क्या था कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तो इंडिया जो डोमेस्टिकली मतलब जो डोमेस्टिकली माइंड यूरेनियम का यूज़ करते हैं, लेकिन हम कुछ रिएक्टर्स में जो यूरेनियम है वो क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको बाहर से मंगाते हैं। और जो हम न्यूक्लियर फ्यूल बाहर से मंगाते हैं उसको कौन मेनली वो करता है, उसको इंस्पेक्ट कौन करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुछ को इंडिया में करता है, कुछ को इंडिया में नहीं करता, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया कुछ यूरेनियम जो है वो बाहर से मंगाता है, और जब बाहर से मंगाता है तो उसी को जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो क्या करती है, उसको इंस्पेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
और हाँ, इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता हो, इसको और एक किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। किसके नाम से जाना जाता है? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और अभी ये एजेंसी न्यूज़ में क्यों चल रही थी? अभी ये एजेंसी न्यूज़ में क्यों चल रही थी? क्योंकि ईरान ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि ईरान ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि हम आपको अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंस्पेक्ट करने नहीं देंगे। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर यूएसए हमसे सैंक्शंस लिफ्ट नहीं कर रहा है तो हम आपको अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे इंस्पेक्ट नहीं करने देंगे, चाहे फिर हम उससे कुछ भी बनाएं, न्यूक्लियर आर्म बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ईरान के कारण ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये न्यूज़ में थी, ठीक है। अब ईरान में भी काफ़ी सारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो साइट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स। तो ये देखो, ये है हमारी क्या, हमारी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, ठीक है। ये हमारी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, देख रहे हो आप कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो बुश शहर, ठीक है, उसके बाद अनारक, ठीक है, इस्फहान, नतांज, क्योम, ठीक है, लश्कर आबाद, कराज, अराक, ये सारे क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, किसकी? ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं सारी की सारी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना कि कौन कौन सी साइट्स हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर साइट्स जो हैं ईरान की, आप याद कर लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, तो चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोलता है? लिक्विफाइड एलपीजी और कैरोसिन प्राइस ट्रेंड के बारे में बताना है। एलपीजी के प्राइसेस और कैरोसिन, अभी हमने क्या बोला? पेट्रोल डीजल। अभी आ जाते हैं किस पे? किस पे आ जाते हैं? वैसे पेट्रोल के प्राइस डीरेगुलेट कब हुए थे? पेट्रोल के प्राइस देखिए, याद रखना, पेट्रोल के प्राइस जो डीरेगुलेट हुए थे वो हुए थे 2010 में, और जो हमारे डीजल के प्राइस डीरेगुलेट हुए थे वो हुए थे 2014 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस डीरेगुलेट कब हुए थे? 2010 में, और डीजल के प्राइस कब मतलब वो डीरेगुलेट हुए थे वो हुए थे 2014 में। एलपीजी और केरोसिन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले है द प्राइसेस ऑफ एलपीजी इन कंट्रीज आर बेस्ड ऑन सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सबसे पहले तो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे बेस है, बिल्कुल जहाँ से आएगा एलपीजी उसी के मतलब सोर्स पॉइंट पे तो बेस होगा, जहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से भी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन्हीं के प्राइसेस, उसी कंट्री के प्राइसेस पे हमारी पेट्रोलियम के प्राइसेस, क्योंकि वो डीरेगुलेटेड है तो उसी के प्राइस पे वो होंगे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है एलपीजी जो सब्सिडी है, जो जिसमें क्या किया जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है फॉर एलपीजी मतलब एलपीजी कंज्यूमर स्कीम, ठीक है। देखो, एलपीजी कंज्यूमर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंडर एलपीजी की सब्सिडी गवर्न होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो जो भी मतलब चलो आगे देखते हैं। थर्ड है कैरोसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस एंड इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस विद जीरो सेंट्रल सब्सिडी। बिल्कुल, कैरोसिन जो है वो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और मार्केट प्राइस पे बेचा जाता है जीरो सेंट्रल सब्सिडी पे। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है कैरोसिन पे भी सब्सिडी देनी क्या कर दिया? बंद कर दी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस पे मतलब जीरो सेंट्रल सब्सिडी, मतलब ना तो कैरोसिन पे भी सब्सिडी है, पेट्रोल को तो मतलब डीरेगुलेट कर ही दिया है, डीजल को डीरेगुलेट कर ही दिया है, तो एलपीजी केवल एलपीजी की भी सब्सिडी चल रही है, ठीक है। और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये होगी हमारी क्या? क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों ही पॉइंट हमारे करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। श्रेष्ठा योजना के बारे में बताना है। श्रेष्ठा योजना क्या है? श्रेष्ठा योजना क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या लग रही है? श्रेष्ठ बनाना है हमें, किसको? याद रखना, अपलिफ्ट करके, सोशियो इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट करना है एससी क्लासेस का, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रेष्ठा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज़ादी के जो अमृत महोत्सव था उसमें मतलब ये महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया, और उसी दिन श्रेष्ठा योजना को भी लॉन्च किया गया। किसने? ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको रिलीज किया है, याद। और इसमें क्या किया जाएगा? मेनली स्टूडेंट्स को क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मतलब क्या किया जाएगा? मेनली इसको क्या प्रोवाइड की जाएगी? क्वालिटी रेजिडेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन, ठीक है, रेजिडेंशियल एजुकेशन इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स,
इन रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स में उनको क्या की जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको किया है और मिनिस्ट्री ने लगभग 300 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। कितने, अब आ जाए 3000 करोड़, कितने करोड़, तो 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए इसमें एलोकेट किए हैं, ठीक है। एजुकेशनली जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन जिसमें एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है नेशनल एवरेज पे, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, मेन चीज़ है उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है नेशनल एवरेज पे, उसको नीति आयोग आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ से बच्चे उठाए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 श्रेष्ठा योजना किसके लिए है, मेनली सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है एससीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपना जो कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है इंडियाज एवरेज इज क्वाइट अबव द इंटरनेशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर नॉन लाइफ और इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडिया का जो एवरेज है वो इंटरनेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस दो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, एक तो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक है इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है। एक तो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक है इंश्योरेंस डेंसिटी। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन होता है वो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, ठीक है। पेनिट्रेशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, ठीक है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी में पॉपुलेशन आ जाती है, इंश्योरेंस प्रीमियम बाय पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। तो ये होती है इंश्योरेंस डेंसिटी। तो देखो इंश्योरेंस डेंसिटी बोल रखे हैं कि फॉर लाइफ एंड नॉन लाइफ इन इंडिया इज लोअर देन द ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड से लाइफ में भी कम है और उसमें भी कम है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये बोला कि नॉन लाइफ में इंडिया का जो है वो, इंडिया की जो एवरेज है वो क्वाइट अबव है इंटरनेशनल एवरेज से इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर नॉन लाइफ में। अब हमने दो चीज़ें देख ली कि एक तो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक है हमारी इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है। दो चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले तो इंश्योरेंस की ही बात आ गई, ठीक है। सबसे पहले इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है, एक है हमारी इंश्योरेंस डेंसिटी, दो चीज़ें हैं। डेंसिटी मतलब कितनी पॉपुलेशन ने करवाया कुछ ऐसा, और पेनिट्रेशन मतलब कितना पेनिट्रेट हुई है, ठीक है। पेनिट्रेशन में आ जाती है जीडीपी और हमारी डेंसिटी में आ जाती है पॉपुलेशन, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, इंश्योरेंस जो इंडिया में पेनिट्रेशन है, देखो वो 2001 की बात करें, 2001 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था हमारा 2.71%, कितना था 2.71%। और अभी जो हमारा 2020 है उसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना हुआ, स्टेडीली इंक्रीज हो गया, कब 4.2% तक, कितना हो गया 4.2% तक हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। और उसके अलावा जो ये 4.2% है, 4.2% है, इसमें भी दो सेक्शंस है, क्या, एक तो लाइफ इंश्योरेंस, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इस 4.2 में से याद रखना 3.2% है वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इंडिया में जो लोग हैं वो लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लाइफ के लिए तो इंश्योरेंस करवा रहे हैं लेकिन नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं। वो कितना है पेनिट्रेशन, ओनली 1%, ओनली कितना है 1%, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में काफ़ी कम है, ठीक है, इंडिया में काफ़ी कम है, ठीक है। ये इसमें बताने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात बताने की कोशिश की जा रही है इसमें, ठीक है। तो इंडिया में हमने बता दिया कि कैसे कैसे है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमें ग्लोबल का पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये हम किसका बता रहे हैं यहाँ पे, इंडिया का, ठीक है। ये हम कहाँ पे बता रहे हैं, अपना इंडिया का। अगर हम ग्लोबल की बात करें, यहीं पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में ग्लोबल की बात करें कि ग्लोबल में क्या चल रहा है, तो याद रखना ग्लोबल की बात करें तो वहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर हम लाइफ में बात करें, लाइफ में हमारा कितना है, याद रखना लाइफ में तो हमारा 3.3%। इसका मतलब लाइफ में तो इंडिया लगभग बराबर ही है, लाइफ इंश्योरेंस तो इंडिया में लोग बराबर ही करवाते हैं, जितना ग्लोबल में लाइफ एवरेज है उतना ही इंडिया में एवरेज है। लेकिन नॉन लाइफ में
नॉन लाइफ में ग्लोबली लोग कितना करवाते हैं 4.1%, कितना करवा रहे हैं 4.1%, लेकिन इंडिया में कितना करा रहे हैं केवल 1%। तो हमें कहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें बढ़ाने की ज़रूरत है नॉन लाइफ सेगमेंट्स में, ठीक है। तो ये है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो याद रखना लाइफ इंश्योरेंस में, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, तो एक मिनट, सबसे पहले तो ये क्या है, ग्लोबल में जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो हमारा इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या है, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस और हमारा ग्लोबल का लाइफ इंश्योरेंस लगभग पार है, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। पार है मतलब लगभग एवरेज बराबर हो रहा है, लेकिन नॉन लाइफ में, ठीक है, लेकिन नॉन लाइफ में ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन नॉन लाइफ में देखो, ये देखो नॉन लाइफ में इंडिया काफ़ी क्या है पीछे है, ठीक है, इंडिया का क्या है काफ़ी पीछे है। इससे तो हमें मीन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लाइफ में बढ़ाने की ज़रूरत है कि नॉन लाइफ में बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये तो होगी हमारी पेनिट्रेशन की बात, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, अब आ जाते हैं हम अपने नॉर्मल डेंसिटी पे बात। देखो अब आ जाती है हमारी डेंसिटी की बात। इंडिया में याद रखना डेंसिटी फिर से वही आ जाती है, 2001 में हमारी इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी थी, $11.5 थी, कितनी थी, $11.5 थी। अब वही 2020 की बात करें तो हमारी डेंसिटी कितनी हो गई है, $78 हो गई है, कितनी हो गई है, $78 हो गई है 2020 में, ठीक है, कितनी हो गई है, 78 हो गई है 2020 में। और इस 78 में से भी बात करें, इस 78 में से भी बात करें तो इस 78 में से भी बात करें तो 59 जो है, सॉरी इसके नीचे ही लगा देते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। इस 78 में से भी फिर वही बात आ गई, 2 में बट गया, लाइफ में कितने पैसे जा रहे हैं और नॉन लाइफ में कितने पैसे जा रहे हैं। तो याद रखना 59 रुपीज़ जो है ना वो 59 जो डॉलर है, डॉलर मानो रुपीज़ बोल रही हूँ, $59 जा रहे हैं लाइफ में और जो हमारे 19 जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, डॉलर नॉन लाइफ में जा रहे हैं। तो इसमें भी मतलब जो इंश्योरेंस डेंसिटी में भी जो लाइफ का है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो लाइफ का क्या है ज़्यादा है। लेकिन ये क्या है याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि मतलब हमारी कितनी है। तो देखो ग्लोबल डेंसिटी कितनी है, ग्लोबल में अगर हम लाइफ की बात करें, अगर हम ग्लोबल में लाइफ की बात करें तो ये है $360, कितनी है, $360। और नॉन लाइफ की बात करें तो वो कितनी है, वो है $449, कितनी है, $449। तो अब देखो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, इंडिया का नंबर कितना है। तो ग्लोबली अगर डेंसिटी की बात करें तो इंडिया को दोनों में इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको अच्छे से कि देखो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इंडिया को दोनों में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, लाइफ में भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और नॉन लाइफ में भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, दोनों में काफ़ी पीछे है। लेकिन अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में हम काफ़ी पार हैं, लेकिन नॉन लाइफ में हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देखो अब बोल रहा है कि इंडिया की जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल एवरेज से इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। क्या जो इंडिया की एवरेज है वो क्या मतलब इसमें क्या ज़्यादा है, क्या आपको लग रही है ज़्यादा है, मतलब नॉन लाइफ में तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो ज़्यादा कैसे हो सकता है। ये देखो नॉन लाइफ में तो हमारी केवल 1% है और जो ग्लोबल की है वो 4% है, तो हम आगे कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है इंश्योरेंस डेंसिटी, पीछे वाली आ गई, फॉर लाइफ एंड नॉन लाइफ, लाइफ के लिए भी और नॉन लाइफ के लिए इंडिया में क्या है, कम है देन ग्लोबल स्टैंडर्ड। यस ये तो बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि किस में कितना कंपोनेंट है, तो अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि हम ट्रेंड देख लेते हैं कि इसमें ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। हमारा ट्रेंड क्या रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेंड क्या रहा है लाइफ का और नॉन लाइफ का, इंडिया में ट्रेंड क्या रहा है लाइफ का और नॉन लाइफ का इन द प्रीवियस पास्ट ईयर्स, ठीक है। देखो अगर हम बात करें किसकी, ट्रेंड की, ठीक है, ट्रेंड की बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले लाइफ की ही बात कर लेते हैं, लाइफ की ही बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है। सबसे पहले ट्रेंड क्या रहा है 11, ठीक है, फिर क्या रहा है 11.5, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहा है 13.2, उसके बाद हमारा क्या रहा है 18, उसके बाद क्या रहा है 19 और उसके बाद क्या रहा है 19। ये हमारा है ओवर द ईयर्स लाइफ इंश्योरेंस का ट्रेंड, ठीक है। इतना मतलब परसेंटेज ऐसे मान सकते हो कि ये 11 फिर ये 11.5, तो ऐसे ऐसे ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें तो इंक्रीज़ हुआ नंबर हमेशा। लेकिन अगर हम नॉन लाइफ की बात करें, इसकी बात करें नॉन लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो कैसे उसका ट्रेंड इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले मान लो कि ये 44 था, ठीक है,
ये नॉन लाइफ है, सॉरी ये नीचे वाला नॉन लाइफ है, ऊपर वाला लाइफ है, ठीक है, ऊपर वाला लाइफ है, याद रखना। तो लाइफ का हमारा क्या रहा है 44, फिर आया हमारा 43.2, फिर आया हमारा 46.5, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया 55, उसके बाद हमारा 55 और फिर आया हमारा 58। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि 2000 मान लो ये कि कौन सा ईयर है, ये मान लो 2021 है, ठीक है। तो ये 20 कितना हो गया 2020 तो 2019 हो गया, ये 2018 हो गया, ठीक है, ये 2017 हो गया, ये 2016 हो गया और ये 2015 हो गया। तो ये समझ में आ गया कि 2015 से आज तक कभी भी ऐसा बात कर सकते हैं कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो कभी घटा नहीं है, हमेशा बढ़ा ही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है। तो इंक्रीज तो हुआ है, ठीक है। क्या जो लाइफ इंश्योरेंस है क्या वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है? नहीं, वो तो एक बार डिक्रीज भी हुआ है और फिर इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक बार डिक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन नॉन लाइफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ ट्रेंड है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमें क्या बोल रहा है, हमें बतानी है किसके बारे में, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड रेफर टू ए सिचुएशन असेसमेंट सर्वे 2021। तो हमें सिचुएशन असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड बतानी है, जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में जो अभी वो की गई है, तो हमें उसके बारे में बताना है कि क्या है। सबसे पहले बोल रखा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने निकाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किसने निकाला है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। तो ये किसने निकाली है? सिचुएशन असेसमेंट सर्वे निकाली NSO ने। और कौन सा राउंड है? ये 77th राउंड है, ठीक है। ये भी नहीं है कि अभी निकालने लगे, 77th राउंड है और NSO ने ये निकाला है, ठीक है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्या, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू SAS रिपोर्ट द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इज मोर देन 10,000 रुपीज़। बोल रहा है कि SAS सर्वे के अकॉर्डिंग जो एवरेज मंथली इनकम है एक हाउस होल्ड की वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, हमारी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या वो हमारी 10,000 रुपये से ज़्यादा है मंथली इनकम? बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था, यही रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि मतलब मंथली इनकम जो है एवरेज हाउस होल्ड की, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की वो ज़्यादा होगी 10,000 से। मतलब 2014 में वो कितनी थी, 2014 में थी वो 6,426 रुपये, ठीक है। और अभी 2000 अगर 20 की बात करें वो कितनी हो गई है, 21 की 10,218 रुपये, ठीक है। तो वो मोर देन 10,000 रुपये, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है SAS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 85% जो फार्मर्स हैं वो मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल, बिल्कुल ये भी उन्होंने बोला कि 85% जो फार्मर्स है वो क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ये भी उन्होंने बोला है। उसके बाद फोर्थ है कि SAS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमंग ऑल सोर्सेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जो वेजेस के थ्रू इनकम आती है वो सबसे ज़्यादा है मंथली इनकम का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेजेस के थ्रू जो इनकम आती है वो सबसे ज़्यादा आती है। और अगर ट्रेंड पूछ ले कि एग्रीकल्चरल इनकम का सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंड कैसे, सबसे ज़्यादा वेजेस आती है, वेजेस से इनकम आती है। उसके बाद आती है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन से, किससे? हमारी क्रॉप प्रोडक्शन से। उसके बाद आती है हमारी मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन से, एनिमल फार्मिंग से, ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन या फार्मिंग से। उसके बाद हमारी आती है किससे? नॉन फार्म बिजनेस से, किससे? जो भी हम नॉन फार्म बिजनेस करते हैं उससे जो इनकम आती है, उसके बाद वो है। और उसके बाद आता है लैंड को लीज अगर हम कर देते हैं उससे, ठीक है, लैंड लीजिंग से जो आती है। तो ये हैं इनकम के सोर्स मतलब एग्रीकल्चरल फार्मर के। तो कैसे कैसे ट्रेंड है वो चीज़ देख लेना। तो सबसे ज़्यादा किसका है? वेजेस का। और सबसे कम किसका? लैंड लीजिंग का है। ये भी आ सकता है लगाने, ठीक है। 86% जो फार्मर्स हैं गाँव मतलब जो एग्रीकल्चर में वो क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। उसके बाद अगर मीडियम फार्मर्स की बात करें, मीडियम फार्मर्स मतलब जिसके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक की लैंड है, वो कितने हैं? वो है 5.8%। कितने हैं? 5.8%। और अगर हम लार्ज फार्मर्स की बात करें जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, वो कितने हैं? 0.1%। कितने हैं? वो 0.1%। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो और एक और चीज़ एवरेज जो साइज है हाउस होल्ड का, मतलब ओनरशिप ऑफ होल्डिंग का, मतलब एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड ओनरशिप होल्डिंग जो है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। याद रखना, मतलब जो ओनरशिप होती है मतलब जो लैंड की वो क्या हो गई है? ओवरऑल डिक्रीज हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। 2003 की बात करें तो कितनी थी? 0.725 थी। कितनी थी? 0.725 थी। और अभी एवरेज हाउस होल्ड कितनी हो गई है? अभी अगर हम 2019 की बात करें तो एवरेज साइज कितना हो गया होल्डिंग का? 0.592 हेक्टेयर,
ठीक है, कितना हो गया 0.512 हेक्टेयर, सॉरी 512 हेक्टेयर हो गया। कितना हो गया 512 हेक्टेयर हो गया। तो ध्यान रखना 2003 से लेके 19 तक जो हमारा जो मतलब एवरेज हाउस होल्ड का जो साइज है ओनरशिप का लैंड का, वो क्या हो गया, कम हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कंप्लीट असेसमेंट सर्वे के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमें क्या बोल रहा है, हमें बताना है एनुअल टर्नओवर टाइम के बारे में। दी एनुअल टर्नओवर टाइम मतलब एक मेजर ऑफ पोर्ट की एफिशिएंसी ऑफ इंडियन पोर्ट इज मोर देन 2 days। बोल रहे हैं कि इंडियन पोर्ट की जो है वो दो दिन से ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हमारी करेक्ट है। अगर हम बात करें मतलब इंडियन पोर्ट्स की, अगर हम बात करें, देखो इससे मेनली क्या है, पोर्ट की परफॉर्मेंस की पता चलती है कि मतलब कितना ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है इकोनॉमी में, ठीक है। जितनी पोर्ट की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ग्लोबली मतलब कितने दिन का मतलब टाइम पीरियड है, ग्लोबली है 0.97 डेज़ का, याद रखना। ग्लोबल से हमारा ज़्यादा है कम है वो बाद में देखेंगे। ग्लोबली है 0.97 डेज़ का, मतलब लोग एक दिन से भी कम में क्या कर देते हैं, मतलब पोर्ट की एफिशिएंसी एक दिन से भी कम में सामान को वो कर देते हैं। लेकिन इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया है, याद रखना 2021 में मेजर पोर्ट्स का जो टाइम टर्नओवर टाइम वो कितना हो गया 55.9 आवर्स, मतलब 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और वो वही ये जो मेजर पोर्ट्स का टाइम था 2019-20 में कितना था 62 आवर्स, तो यही थोड़ी सी 62.11 आवर्स, ठीक है, 62.11 आवर था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2019 से लेके 20 में कम तो हुआ है लेकिन 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो बिल्कुल एवरेज टर्नओवर टाइम जो हमारी पोर्ट का है वो 2 डेज से थोड़ा ज़्यादा है। फिर सेकेंड है कि ये इंडिया का है, ठीक है, ये इंडिया का है। तो इंडिया का तो देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब है मोर देन 30% ऑफ इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट है वो मतलब इंडियन फ्लीट से होता है। तो याद रखना इंडियन फ्लीट से होता है। तो देखो बोले कि 30% से ज़्यादा इंडिया का अगर बात करें कि केवल और केवल 7.8% है, ओनली 7.8% जो है वो किससे होता है, इंडियन फ्लीट से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कितना होता है, ओनली 7.8%। अगर हम इसकी ठीक है, तो ये है कितना है 7.8%। और ये ग्लोबल मतलब वर्ल्ड फ्लीट का कितना परसेंट है, ये वर्ल्ड फ्लीट का है 1.2% ओनली, ठीक है। ये वर्ल्ड फ्लीट का तो 1.2% है, लेकिन नॉर्मली इंडियन फ्लीट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना ट्रेड होता है, ओनली 7.8%, ये 30% नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है, ये हो गया। तो इंडिया मेनली कहाँ से मतलब वो ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से मतलब जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया का वो कितना होता है, याद रखना। अगर इंडिया के मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 68% बाई वैल्यू, 68% बाई वैल्यू, और अगर हम बात करें 95% बाई वॉल्यूम, 95% बाई वॉल्यूम किससे होता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें बताना है किसके बारे में, ग्राफीन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो सही नहीं है बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले है इट इज़ मल्टी लेयर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले बोल रखा है कि ये एक मल्टी लेयर है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि एक सिंगल लेयर है, मोनो लेयर है कार्बन एटम्स की, ना कि मल्टी लेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी लेयर नहीं है, ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। और यस ये ऑक्टागोनल हनीकॉम्ब लैटिस से टाइटली बाउंड होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग, क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछा था। सेकंड है जो सेपरेट लेयर्स होती है, मान लो ये मोनो लेयर होती है, ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर होगी। तो ये सारे जो बाउंड होती हैं ये वैन डे वाल फोर्स होती है इनके बीच में। कौन सी फोर्स होती है, वैन डे वाल फोर्स होती है। फिर थर्ड है इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी की भी अच्छी कंडक्टर होती है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिल्कुल सारी चीज़ हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड डिस्कवर्ड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है। ग्राफीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड भी आप इसको मान सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड भी आप इसको मान सकते हो। लाइटेस्ट मटीरियल है, ठीक है, लाइटेस्ट मटीरियल है। इसके बाद बस 1 एटम थिक होता है। इसके अलावा किसका एलोट्रोप है, ग्राफीन किसका एलोट्रोप है, कार्बन का, ठीक है। किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी कंप्लीट न्यूज़ में। क्यों था, क्योंकि अभी क्या किया केरला गवर्नमेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चले पूछ ले कहीं पे, कि केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कंट्री की पहली ग्राफीन इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, कंट्री की पहली, कंट्रीज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी है,
ग्राफीन इनोवेशन जो सेंटर है, सॉरी ग्राफीन इनोवेशन जो सेंटर है, ग्राफीन इनोवेशन जो सेंटर है किस किस के साथ मिलके, मतलब केरला गवर्नमेंट किसके साथ मिलके ऐसा करेगी, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, मतलब सीमेट के साथ मिलके, केरला गवर्नमेंट किसके साथ मिलके, सीमेट के साथ मिलके, सीमेट के साथ मिलके, केरला गवर्नमेंट सीमेट के साथ मिलके मतलब कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोलेगी, ठीक है। तो और टाटा स्टील के साथ मिलके भी, और किसके साथ, टाटा स्टील के साथ मिलके, तो इन सब के साथ मिलके जो केरला गवर्नमेंट है वो कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोलने वाली है, इसीलिए ये ग्राफीन काफी ज्यादा न्यूज में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, जो कि गलत स्टेटमेंट पूछी थी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है, सुमीज एंड कोनियक ट्राइब्स कहाँ की हैं। देखो अब ये पता ही होना चाहिए, अब इसमें मैं क्या करवा सकती हूँ, ठीक है। सुमी और कोनियक ट्राइब्स कहाँ की है, नागालैंड की है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, सुमी और कोनियक ट्राइब कहाँ की हैं, नागालैंड की। अब जो ये सुमी ट्राइब की बात करें ना, ये सुमी क्या है, ये इंडो मोंगलोइड ट्राइब है, इंडो मोंगलोइड ट्राइब है। और दूसरी चीज ये मतलब सेमी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट करते हैं, एक स्पोर्ट करते हैं सुमी ट्राइब, उसको क्या बोलते हैं, अक्की, उसको बोलते हैं अक्की किटी, ठीक है। अक्की किटी, अक्की किटी का एक स्पोर्ट है किसका, सुमीज का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको बोलते हैं तुलूनी, क्या बोलते हैं, एक फेस्टिवल मनाते हैं उनको बोलते हैं तुलूनी, ठीक है। तुलूनी एक फेस्टिवल है मेनली जो मतलब हार्वेस्ट के मतलब अच्छे से मनाया जाता है जो, ठीक है। एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल उसको क्या बोलते हैं, ये अहूना, क्या बोलते हैं, एक अहूना, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसको बोलते हैं अहूना। ये ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल, इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है, तुलूनी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, मेनली सुमीज के बारे में, ठीक है। सुमीज मतलब रिकॉग्नाइज्ड एसटी ट्राइब्स हैं। उसके बाद ये प्राइमरली एग्रीगेरियन है, ठीक है, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहती हैं ये फूड और लाइवलीहुड के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आती है हमारी कोनियक ट्राइब। ये कोनियक ट्राइब क्या है, मेनली ये कैसे लार्जेस्ट ऑफ नागा ट्राइब्स हैं, कोनियक क्या है, लार्जेस्ट ऑफ नागा ट्राइब्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कैसे जानी जाती हैं, ये जानी जाती हैं मेनली ये टैटूड होती है, ये टैटूड होती है, इनके शरीर पे क्या होता है, टैटू बने हुए होते हैं, ठीक है। फेस पे टैटूड बने होते हैं, ठीक है, याद रखना। और इनका मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर करना, ठीक है। ये मेनली क्या है, क्रिश्चियंस है, याद रखना, ये मेनली क्या है, क्रिश्चियंस है। उसके अलावा ये कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं, उस फेस्टिवल का नाम क्या है, ये है ओइलिंग मान्यू फेस्टिवल, ओइलिंग मान्यू फेस्टिवल, ठीक है, ओइलिंग मान्यू फेस्टिवल। और कौन सा फेस्टिवल मनाती हैं ये, लाओंगमो फेस्टिवल कहाँ का है, ठीक है। ये ओइलिंग मान्यू फेस्टिवल कहाँ का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्राइब कहाँ की है, दोनों नागालैंड की ट्राइब है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर क्या हो गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। किसके लिए एमएसपी अनाउंस होता है, 23 क्रॉप्स के लिए हमारा जो मेनली वो होता है अनाउंस होता है। ऐसे रिकमेंड कौन करता है, सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करती है। इसको अप्रूव कौन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय पीएम, इसको क्या करती है, अप्रूव करती है। तो एमएसपी किसके लिए अनाउंस होता है, 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, आपको पता ही है। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, क्या आपको लग रहा है, मेज है, मेज भी है, जूट भी है, सीसम भी है, रागी भी है, कोपरा भी है, सारी ही क्रॉप्स है। तो आंसर क्या आ गया, डी। बहुत सारी क्रॉप्स के लिए अनाउंस करता है, जैसे कि देखो सबसे पहले तो है ना, कम से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, सबसे पहले 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कौन कौन से, एक तो जूट है और एक कोपरा है, ये 2 कमर्शियल क्रॉप हैं जिनके लिए अनाउंस करता है। फिर है 6 रबी क्रॉप्स, कौन से 6 रबी क्रॉप्स जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, जैसे कि वीट, ठीक है, बार्ली, ठीक है, वीट बार्ली ग्राम, ठीक है, वीट बार्ली ग्राम, मसूर रैप्सिड मस्टर्ड, मसूर रैप्सिड मस्टर्ड, ठीक है, मसूर रैप्सिड मस्टर्ड। ये क्या होगी, 6 स्पीसीज, 6 ये होगी जिनके लिए एमएसपी अनाउंस होता है। जूट कोपरा होगी। इसके अलावा 14 स्पीसीज हैं जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं जिनके लिए अनाउंस होता है। 14 क्रॉप कौन कौन सी, एक तो हो गया हमारा पैडी, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ज्वार, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा बाजरा, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा मेज, उसके बाद होगी हमारी रागी, ठीक है, उसके बाद होगी हमारी तूर मतलब अरहर की जो दाल होती है, उसके बाद होगी हमारी मूंग, उसके बाद होगी हमारी उड़द, ठीक है, उसके बाद का होगी हमारी मूंग उड़द, उसके बाद होगी ग्राउंड नट सोयाबीन, ठीक है, उसके बाद ग्राउंड नट और सोयाबीन, ठीक है, कितनी बच गई अब, ग्राउंड नट सोयाबीन। और उसके बाद सनफ्लावर सीसम, ठीक है, सनफ्लावर सीसम, ठीक है, सेफ्लावर, ठीक है, सेफ्लावर नहीं भाई, ठीक है,
शीशम, नाइगर सीड और कॉटन, नाइगर सीड और कॉटन, ठीक है। नाइगर सीड और कॉटन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नाइगर सीड, कॉटन, ये सारी हैं। तो ये होगी हमारी कौन सी, 1 2 3 4 5 6, ये सारी होगी 14। देख लेना, एक आधी और बची हो आप खुद देख लेना कहाँ कहाँ पे कोई बची हुई हो तो, ठीक है। तो ये हमारी जितनी क्रॉप्स हैं उनके लिए एमएसपी अनाउंस होता है। कौन अनाउंस करता है, कैसे अनाउंस करता है, वो मैंने बता दिया। और A2 C2 प्राइस मैंने बता दिए थे, A2 प्लस FL और C2, ठीक है, C2। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है ऑल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्स के सर्वे के बारे में बताना है। ये बोल रहा है कि सबसे ये पहला सर्वे है जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हुआ, बिल्कुल पहला सर्वे है। और इसमें माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट दोनों वर्कर्स के बारे में बताया गया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी हो जाता है। फर्स्ट एवर ऑल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सर्वे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। हाँ, ठीक है। और माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट दोनों के लिए निकाला गया, तो बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना है। इंडिया रिमेन्ड अमंग टॉप 10 सर्विसेज एक्सपोर्टर कंट्रीज इन 2020। बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में रहा है, एक्सपोर्टर कंट्रीज में 2020 में, ठीक है। 2020 में टॉप 10 में रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया किस में रहा है, टॉप 10 सर्विसेज एक्सपोर्टर कंट्रीज में रहा है इंडिया। सेकंड है, ड्यू टू कोविड-19 एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड ए हायर डिक्लाइन इन परसेंटेज पॉइंट्स देन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। अच्छा, सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है, सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है उन्होंने वो ज़्यादा कम हुए हैं एज कम टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोविड के टाइम पे मतलब क्या हो गया था, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल गया था। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज़्यादा वो हुआ था, मतलब डिक्लाइन हुआ था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। तो मेनली हमारा सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट था, मेनली जो सर्विसेज का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, सर्विसेज, हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट ओनली 3.3% रिड्यूस हुआ था, जबकि जो हमारे जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो कितने परसेंट रिड्यूस हो गया था, 7.5% रिड्यूस हो गया। तो आप खुद ही देख लो कि कौन ज़्यादा रिड्यूस हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। इंडिया टॉप 10 में से है जो वो जिसको सर्विसेज में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बोल रहा है कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर है वर्ल्ड में। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे मतलब इंडिया जो है कौन से नंबर का रिजर्व होल्डर है, ये तो पता होनी चाहिए आपको। इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर है, ठीक है। याद रखना 4th लार्जेस्ट है, ना कि सेकंड लार्जेस्ट है। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। ये भी आपको पता है। तो 4th लार्जेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स किसके हैं, चाइना के, फिर किसके रिजर्व्स हैं, फिर हैं जापान के, फिर किसके हैं, स्विट्जरलैंड के, और उसके बाद आता है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये है हमारे फॉरेन रिजर्व्स जिसके सबसे ज़्यादा हैं। तो इंडिया 4th पे आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है, इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हाईयर हैं देन कंट्री के एक्सटर्नल डेट से। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, कंट्री के एक्सटर्नल डेट से ज़्यादा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो कंट्री के एक्सटर्नल डेट से ज़्यादा है, 100% से मेरे ख्याल ज़्यादा हो गए हैं। फिर है, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में रहा है थ्रू आउट द लास्ट 2 ईयर्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर डी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर इक्विवेलेंट टू इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 1 ईयर। बिल्कुल, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास इतने हैं कि हम 1 साल से ज़्यादा का इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तीनों स्टेटमेंट नीचे वाली करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोलता है हमें कि हमें बतानी है बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बताना है कि ग्रोस जो एनपीए है और जो नेट एनपीए है शेड्यूल बैंक्स के वो कंटिन्यू टू डिक्लाइन, वो घटते ही जा रहे हैं सिंस 2018-19। 2018-19 से वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हमारे जो क्या है, जो ग्रोस एनपीए है और नेट एनपीए है वो दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं हमारे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल हमारी करेक्ट दे रखी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट दे रखी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट दे रखी है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, 2018-19 से ही डिक्लाइन कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको एक ग्राफ पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे, जैसे कि देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें ना, देखो अगर आपको ये ग्राफ पता है ना, ये है 2008-9,
ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो 2014-15, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप 2017-18, और फिर यहाँ पे मान लो आप 2021, ठीक है, ऐसे मानो आप। उसके बाद देखो ये जो है ये कैसे इंक्रीज करेगा। 1 सेकेंड। ग्रोस एनपीए का और नेट एनपीए का मैं अलग अलग पेन से बना रही हूँ। अब सबसे पहले आ रहा है हमारा नेट एनपीए का ग्राफ कैसे मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। नेट समझ में आ रहा है ये यहाँ पे कितना हो गया 2.2%, ठीक है, 2.2% याद रखना। और इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेना। अबे भाई मिट ही गया सब। चलो देखते हैं, ये है ठीक है, ऐसा कुछ मानो, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ये है नेट एनपीए का हमारा ग्राफ। और उसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा, वैसे वाला ग्राफ को, इसका मतलब नॉर्मल उसका ग्रोस एनपीए का ग्राफ हमारा कैसे जाता है याद रखना। ये है हमारा ग्रोस एनपीए का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा ग्रोस एनपीए का ग्राफ, ये 6.9 एनपीए 6.9%, ये क्या है ग्रोस एनपीए। और ये हमारा कौन सा है नेट एनपीए, ठीक है। ये हमारा कौन सा है नेट एनपीए, ठीक है। ये हमारा कौन सा है नेट एनपीए। तो ध्यान रखना। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो ये है 2017-18, यहाँ पे 2000 अगर 17 की बात करें तो यहाँ पे था 6%, 6.0%, और ये हमारा कितना था, ये हमारा था यहाँ पे 11.2%। तो 11.2%, तो वहाँ से तो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहे हैं। ग्रोस एनपीए भी डिक्रीज हो रहा है और हमारा नेट एनपीए भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट याद है ना तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है रेशियो, ये हमारा क्या है यहाँ पे रेशियो। तो ये हमारा ग्राफ, तो अगर आपको ऐसे पता है तो आप ये कर लोगे। तो हमारा अभी कितना हो गया और कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये कर लोगे कि कंटिन्यूसली 2017-18 से तो डिक्लाइन कर ही रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये डिक्लाइन कर ही रहे हैं और दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बस और हमें जानने की जरूरत है ही नहीं। और हमें क्या बोल रखे और स्टेटमेंट्स में दोनों ही क्या कर रहे हैं कंटिन्यू टू राइज, ठीक है। दोनों एक बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है एक बढ़ रहा है, बस यही स्टेटमेंट दे रखे हैं, बिल्कुल फालतू के हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमें क्या बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टैक्स प्रपोजल्स रिगार्डिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में बताना है। फ्लैट 30% टैक्स विल बी लेवाइड ऑन शॉर्ट टर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट कैपिटल गेन्स ओनली। फ्लैट 30% टैक्स विल बी लेवाइड ऑन लॉन्ग टर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैपिटल गेन्स ओनली। गिफ्टिंग ऑफ वर्चुअल एसेट टैक्स हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और थर्ड डी है लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो इसके बारे में हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसके आंसर डी है। देखो सबसे पहले तो गिफ्टिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है, उन पे भी टैक्स लगेगा। फ्लैट 30% है, ना तो शॉर्ट टर्म पे बेस है ना लॉन्ग टर्म पे बेस है, याद रखना। ना तो शॉर्ट टर्म पे बेस है ना लॉन्ग टर्म पे बेस है, फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। और ना ही आप एग्जेम्प्टेड हो गिफ्टिंग से, ठीक है, तब भी आप पे टैक्स लगेगा। तो याद रखना लॉसेज जो इनकर हो रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी अदर इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यही है हमारे किसके बारे में, जो भी है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है 19 सी पेस के बारे में बताना है। एक प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किया टू बजट में, तो वो सी पेस कौन सा। देखो सी पेस क्या है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। मतलब इससे इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉर्पोरेट है उसके एग्जिट को हमें आसान बनाना है। सीधी बात है, कॉर्पोरेट एग्जिट को हमें क्या बनाना है, आसान बनाना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया बी। 2022-23 फिस्कल ईयर तक हमें क्या करना है, एक्सपीडाइट करना है, मतलब स्पीड बढ़ा देनी है किसकी, कॉर्पोरेट एग्जिट की, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, वो कर सकें, ठीक है, वॉलंटरी वाइंड अप कर सकें अपनी कंपनीज को। अभी कंपनीज को कितना टाइम लगता है वाइंड अप करने में, 2 ईयर्स। अभी कितना लगता है 2 ईयर्स। और हमें
हमें चाहिए कितना, हम हमारा मतलब वो टारगेट कितना है कि हम कितना कर देंगे उसको 6 मंथ्स कर देंगे कि 6 मंथ्स के अंदर जो है वो कंपनी अपने लेके भाग जाए, ठीक है, जितने भी दिन में हो। तो ये है हमारी कंट्री का अभी 2 ईयर्स है और हम चाहते कितना है 6 मंथ चाहते हैं, वॉलंटरी वाइंड अप वो करके चली जाए। तो इसीलिए अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ये मतलब ये बजट में प्रपोज किया है ये वाली स्कीम सी पेस, ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 बी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमें बताना है वीर बाल दिवस के बारे में। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है 26 दिसंबर को? देखो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के बेटों के लिए मनाया जाता है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बेटों के लिए मनाया जाता है। देखो गुरु गोविंद सिंह के जी है ना 4 बेटे थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। उनके नाम क्या क्या थे? एक का नाम था साहिबजादा अजीत सिंह, ठीक है, एक का नाम था जूहर सिंह, जूहर सिंह। तीसरे का नाम था जोरावर, क्या था? जोरावर। तीसरे का नाम था जोरावर और चौथे का नाम था फतेह सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, ठीक है। ये 4 बेटे थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, ठीक है। चारों ही बेटे को जो था मतलब सारे ही मुगल फोर्सेस ने मतलब 19 के एज होने से पहले ही क्या कर दिया था? एग्जीक्यूट कर दिया था, सारों को मार दिया था। इनको 4 साहिबजादे भी बोला जाता है, खालसा मतलब खालसा में इनको 4 साहिबजादे भी बोला जाता है। ये डे सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? जोरावर और फतेह सिंह, जोरावर था 9 साल का और फतेह सिंह था कितना? 6 साल का। इन दोनों ने मतलब अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो इनको क्या दिया? एक दीवार के अंदर चिनवा दिया था, ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसीलिए मतलब दिस सेक्रीफाइस I think it's seen as bravest sacrifice for dharma by any young boy in Indian history, ठीक है। तो ये दोनों ने मतलब दीवार में चिनवा दिए थे और फिर भी इन्होंने अपना जो धर्म था वो कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो गया बी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड पर्सन। तो किसने स्टार्ट किया होगा? पीएम दक्ष योजना किसने स्टार्ट किया होगा? आप बताओ। मार्जिनलाइज्ड पर्सन के लिए हमें स्किल डेवलप करनी है, बेशक स्किल डेवलप करनी है, लेकिन मार्जिनलाइज्ड पर्सन आ गए तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ठीक है। ये आगे समझ में। अगर हम इसकी ही फुल फॉर्म देखें पीएम दक्ष की, पीएम तो आपको समझ में आ गया प्रधानमंत्री, दक्ष मतलब दक्षता, ठीक है, दक्षता ए से और दक्षता और कुशलता, दक्षता और कुशलता, संपन्न हितग्राही, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म। तो बस आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं भी आएगी। तो ये पीएम दक्ष योजना किसके लिए है? इसके लिए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया कब? 2021 में, ठीक है। तो ये अभी लॉन्च किया है। तो 20 तो आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं 22 पे। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताना है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के बारे में। इन लास्ट 2 ईयर्स लेस देन 20% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन स्पेंट ऑन सोशल सर्विसेज। बोल रहे हैं कि लास्ट 2 साल में 20% से भी कम सेंटर और स्टेट का टोटल मिला के एक्सपेंडिचर हमारी सोशल सर्विसेज पे खत्म हुआ है, मतलब जो है यूज हुआ है 20% से भी कम, ठीक है, 20% से भी कम। तो याद रखना कितना हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। अगर हम लास्ट 2 साल की बात करें ना तो अप्रोक्स 26.6% हुआ है। कितना हुआ है? 26.6% हमने खर्च किया। तो 20% से तो ज़्यादा हमने खर्च कर दिया है। तो ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। और अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो अप्रोक्स मतलब 25% तो हमारा सोशल सर्विसेज पे खर्च हुआ ही है। सेकेंड है जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लेस देन 2.5% ऑफ GDP इन 2021। क्या बोल रहा है कि जनरल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो 2.5% से भी कम है। कितना है? 2.5% से भी 2.5% से भी हमारा कम है। किसका? तो याद रखना जो हमारा एजुकेशन का है ना, जनरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो कितना है? हमारे 3.1% है GDP का। कितना है? 3.1% है GDP का एजुकेशन पे। तो ये नहीं है कि हमारा 2.5 से भी कम है, 3 है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फिर बोल रहा है कि प्यूपल टीचर रेशियो जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो गया है। देखो प्यूपल बाई टीचर, प्यूपल टीचर इंक्रीज होना मतलब प्यूपल टीचर का नंबर इंक्रीज होना मतलब प्यूपल का तो नंबर इंक्रीज हो गया लेकिन टीचर नंबर का और
डिक्रीज हो गया, मतलब टीचर का नंबर डिक्रीज हो गया। क्या ऐसा हुआ है? तो टीचर का नंबर तो इंक्रीज हुआ होगा ना। आप एक खुद बात बताओ, टीचर्स का नंबर मतलब इंक्रीज करना ही तो मेन हमारा टारगेट है। तो याद रखना प्यूपल टीचर जो रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? प्यूपल बाई टीचर रेशियो क्या हुआ? हमारा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, प्यूपल बाई टीचर रेशियो हमारा डिक्रीज हुआ है। तो अगर हमारा प्यूपल बाई टीचर डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग। और हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हेल्थ में हमें अपना एक्सपेंडिचर कितना करना है, ये तो एजुकेशन है, और हेल्थ में हमें अपना एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करना है? 2.5% तक इंक्रीज करना है। कितना करना है? 2.5% तक इंक्रीज करना है 2025 तक। ठीक है, तो ये हेल्थ का था 2.5%, एजुकेशन में 3.1% कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या बोलता है कि हमें बताना है किसके बारे में? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रीनिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले द मेंबर्स ऑफ दिस नेटवर्क आर कन्फाइंड टू द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। जो भी हमारे बच्चे इन द सेंस चैनल पे जो जुड़े हुए हैं वो बच्चे अगर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनको तो ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। ठीक है, आपको सबको पता है कि मैं एक ही बार किसी भी जगह क्वेश्चन कराती हूँ। तो बोल रहे हैं कि जो ये मेंबर ऑफ ये नेटवर्क है एशिया और अफ्रीका से कन्फाइंड है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हर एक जगह से हैं ये। जो ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। वन प्लैनेट समिट चल रही थी 2017 में पेरिस में। उसमें 8 सेंट्रल बैंक्स ने और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट्स ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। बहुत सारे कंट्रीज के मतलब इसमें सेंट्रल बैंक से, याद रखना। ठीक है, मेनली इसमें क्या बनाना है कि हमें फाइनेंशियल सिस्टम का जो रोल है उसको इंक्रीज करना है। फाइनेंशियल सिस्टम का जो रोल है उसको इंक्रीज करना है, ग्रीन एंड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट्स ताकि हो सके कंट्री में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उसके लिए। सेकंड है, इट एम्स एट एनहांसिंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम टू मोबिलाइज कैपिटल फॉर ग्रीन एंड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, तो इसका मेन यही टारगेट है। किसने स्टार्ट किया है ये बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। और RBI ने भी 2021 में इसको ज्वाइन किया है एज ए मेंबर, याद रखना। ठीक है, 21 में इंडिया के RBI ने भी इसको ज्वाइन किया एज ए मेंबर, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हमें बताना है पाम ऑयल के बारे में। भाई साहब बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें करा चुकी हूँ मैं। अमंग द इम्पोर्टेड ऑयल सीड, जो पाम ऑयल का जो शेयर है वो 50% से भी ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या 50% से मतलब क्या, मतलब किसके बारे में बात चल रही है? पाम ऑयल के बारे में। पाम ऑयल जो है वो 50% से भी ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या वो 50% से ज़्यादा है? तो यस, वो क्या है? 50% से ज़्यादा ही है। ठीक है, क्या है? 50% से ज़्यादा ही है। कितना है? अप्रोक्स कितना है वो, मतलब कितना हमारा वो हो रहा है? 56%। कितना है? 50 भी नहीं है, 56% है। ठीक है, पाम ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है। फिर सेकंड है, एवरी ईयर यूनियन गवर्नमेंट जो है MSP अनाउंस करती है पाम ऑयल के लिए। तो अभी हमने MSP देखा, क्या उसमें पाम ऑयल था कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं था, तो ये नहीं करती है। थर्ड है, कंपेयर टू अदर ऑयल सीड्स, जो पाम ऑयल है वो प्रोड्यूसेस मोर एडिबल ऑयल पर हेक्टेयर। जो पाम ऑयल है उससे ज़्यादा तेल निकलता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि और तेलों के मुकाबले जो पाम ऑयल है उससे ज़्यादा तेल निकलता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी हुई? केवल और केवल सेकंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना, आपने देखा होगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। हमने ये भी मतलब प्रोग्राम चला रखा है ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में और जो अंडमान एंड निकोबार पे स्पेशल फोकस करके ऑयल जो पाम है उनके जो ट्रीज हैं उनको क्या कर सके? इंक्रीज कर सकें और प्रोडक्शन बढ़ा सकें। और ये क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हमने लॉन्च की है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें हमें क्या करना है? लगभग मतलब 2025-26 तक एडिशनल कितनी ऐड को लैंड कर देना, मतलब कितनी लैंड को ऐड कर देना है इसके कल्टीवेशन में? 6.5 लाख हेक्टेयर लैंड को और ज़्यादा ऑयल पाम में मतलब उगाना है, उस पर करना है। और इसके लिए MSP तो होता नहीं है। और ये स्कीम जो है इसका सनसेट क्लोज है, इसका ये 2037 इसका सनसेट क्लोज है कि उसके बाद ये जो स्कीम है ये बंद कर दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी हमारी कंप्लीट। तो ये ऑयल पाम को इंक्रीज करने के लिए है, इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24, आंसर हो गया बी। ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हमें बताना है शुगर केन के प्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्शन ऑफ शुगर हैज़ आउटस्ट्रिप्ड कंजप्शन एवरी ईयर इन द लास्ट डिकेड। बोले कि हर साल प्रोडक्शन का जो शुगर है वो हर साल ज़्यादा हुआ है, मतलब लास्ट डिकेड में। तो ऐसा मतलब
कंजप्शन से हमेशा ज़्यादा हुआ, तो ऐसा नहीं है। एक साल को छोड़ के 2016-17 को छोड़ के हर साल ज़्यादा हुआ है। मतलब 2016-17 में हमारा कंजप्शन ज़्यादा था प्रोडक्शन से, लेकिन और सब सालों में क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन तो हो ही गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसका मतलब थर्ड तो करेक्ट ही है। अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, शुगर केन को बायोफ्यूल में यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल। थर्ड है, सेकंड है, शुगर मिल्स दैट बाय शुगर केन्स आर मैंडेटेड टू परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स विद इन द रिस्पेक्टिव केन रिजर्वेशन एरियाज। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुगर मिल्स को जो है शुगर केन खरीदना ही पड़ता है, ठीक है, उनके मतलब मैंडेटेड प्राइस पे जो भी है फार्मर से, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, शुगर केन जो फार्मर्स है वो इंश्योर्ड हैं, प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट प्राइस रिस्क। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कोविड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताना है। कोविड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी सबसे पहले है, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर अलाउड टू प्रोक्योर कोविड वैक्सीन डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। बोले कि केवल और केवल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो अलाउड थे प्रोक्योर करने के लिए कोविड वैक्सीन डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कैसा था, बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तो थे, स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो थी, तो ऐसा तो नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड है, वोल्विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाई है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि वोल्विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस जो वो है वो किसने बनाई है, किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है। मेनली इसका नाम क्या है, कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन यही तो है, मतलब कोवैक्सीन उन्होंने बनाई है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, हमारा आंसर क्या आ गया इसका, बी, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया इसका, बी। और अगर बात करें और कौन सी वैक्सीन है जो वोल्विरियन बेस है, ठीक है, वायरल, हाँ देखो, एक तो ये तो होगी हमारी कोवैक्सीन, एक आपने सुना होगा कोविशील्ड, ठीक है, लगभग लोगों को कोविशील्ड लगी होगी। कोविशील्ड का दूसरा नाम क्या है, AZD1222, क्या AZD1222 इसका नाम है। ये किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ये क्या है, लाइव वैक्सीन है, क्या है ये, लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये भी क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है ये भी, ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन कौन सी है, याद रखना, एक और है जिसका नाम है, जिसको आपने सुना होगा स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक, जिसको किसने बनाया, रशिया ने बनाया। तो ये स्पुतनिक जो है ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, कोविशील्ड भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो ये हो गया हमारा। और कौन कौन सी वैक्सीन हमने पढ़ी होंगी, एक आपने सुनी होगी फाइजर, ठीक है, फाइजर और मॉडर्ना, ये दोनों, फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही कौन सी वैक्सीन है, ये mRNA वैक्सीन है। कौन सी है, mRNA वैक्सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइजर और मॉडर्ना mRNA बेस्ड वैक्सीन है। आपने एक सुना होगा नोवावैक्स, नोवावैक्स कौन सी वैक्सीन है, याद रखना, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये कौन सी है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये कौन सी है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारी क्या हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलता है, हमें बताना है कि एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फॉरेन कंपनी इन पेंशन फंड्स इंडिया में कितना है, ठीक है, कितना इंडियन कंपनीज में मतलब वो हो सकता है। तो कितना है वो, अभी 74% तक इंक्रीज कर दिया गया है। कितना, 74% तक इंक्रीज कर दिया गया है इक्विटी में शेयर की आप जो पेंशन फंड्स में ले सकते हो, कितना 74% तक है, ठीक है, किसमें, नेशनल पेंशन स्कीम में, किसमें नेशनल पेंशन स्कीम में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलते हैं, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना है, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया जो है टॉप 50 कंट्रीज में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो आपको एक चीज़ पता ही होगी, अभी रिसेंटली इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक इंक्रीज हुई है और इंडिया किस में आया है, 46 रैंक पे आया है, ठीक है, सुना होगा आपने अभी किस रैंक पे आया है, इंडिया 46 रैंक पे आया है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रखा है कि द नंबर ऑफ पेटेंट्स एप्लीकेशन फाइल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज आर मोर देन फाइल्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट ने जितने भी एप्लीकेशन फाइल किए हैं, नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडियन रेजिडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बताओ आप।
तो क्या कर रहे हैं, याद रखना, इंडियन जो नंबर है पेटेंट एप्लीकेशंस का, वो इंडियन रेजिडेंट ज़्यादा फाइल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है ए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। इकोनॉमिक सर्वे में बस मतलब यही चीज़ें हमें दे रखी हैं। और वैसे स्टिल मतलब वैसे नॉर्मल देखा जाए तो मेजोरिटी क्या हुआ है, MNCs ज़्यादा मतलब पेटेंट फाइल करते हैं एज कम्पेयर टू रेजिडेंट्स, इंडियंस। ठीक है, इंडियन जो पीपल हैं उनसे MNCs ज़्यादा जो है वो फाइल करती हैं। इसके जो हमारा ये बोल रखा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको निकालता कौन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है। और अभी तो हमारी जो रैंक है वो मतलब लगभग क्लाइम भी होती जा रही है। ठीक है, क्लाइम भी होती जा रही है हमारी जो रैंक है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और अभी मैं कितनी है, 2021 में हमारी रैंक कितनी आई है, 46 आई है। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया अपना जो एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना करता है। ठीक है, कितना करता है, तो याद रखना कंट्री जो है, अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 2020 में ओनली कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया ने खर्चा किया, ओनली 0.7%। कितना, ओनली 0.7% हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा। और तो एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा पेटेंट वैसे हैं किसके। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैसे पेटेंट जो है वो है किसके, तो याद रखना सबसे ज़्यादा है चाइना के, फिर है USA के। ठीक है, जो पेटेंट फाइल करते हैं, फिर है जापान के, और फिर है हमारे साउथ कोरिया के। तो ये 4 कंट्रीज सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब जो पेटेंट फाइल्स में सबसे आगे हैं। ठीक है, पेटेंट्स में आगे हैं, तो ये कंट्रीज हैं हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, टेली मेंटल हेल्थ के बारे में बताना है। ये एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है सब एजेस के लिए। बिल्कुल मेंटल हेल्थ किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट विल इंक्लूड ए नेटवर्क ऑफ टेली मेंटल हेल्थ के हेल्थ सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस विद निमहैंस बीइंग द नोडल सेंटर। बिल्कुल इसमें निमहैंस क्या होगा, हमारा नोडल सेंटर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के लिए नोडल सेंटर होगा। ठीक है, और ये कहाँ मतलब ये नोडल सेंटर हो गया। और याद रखना इसको मतलब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, IIT बेंगलोर। कौन प्रोवाइड करेगा, IIT बेंगलोर इसको मेनली टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आंसर क्या हो जाता है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाता है सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है सी। और कितने टेली मेंटल सेंटर्स इसमें इंक्लूड होंगे, 23। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। अब हमें बताना है केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिया टू प्रोड्यूस ओनली नीम कोटेड यूरिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि केवल नीम कोटेड यूरिया इनको प्रोड्यूस करना है। सेकेंड है सिनगैस जो होती है वो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से बनाई जा सकती है, और यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका यूज़ होता है, तो बिल्कुल यूज़ होता है। थर्ड है कि पोटाश ड्राइव्ड फ्रॉम मोलासिस वर ब्राउट अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। बिल्कुल जो भी मतलब उसमें यूज़ होगा, जो भी फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होगा, उसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के मतलब मेनली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्टार्ट की गई है, तो उसके बेस पे स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। तो ये सारी ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में करेक्ट है। ठीक है, सिनगैस के बारे में भी पता चल गया, सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। To tackle malnutrition in poor women and poor children, the union government has issued uniform norms for fortified rice. Consider the following statement. हम यूनियन गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म नॉर्म स्टार्ट किए हैं फोर्टिफाइड राइस के लिए, तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ इन एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब इट इज़ द एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द राइस टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन कैपेसिटी। बिल्कुल इसी को तो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। सेकेंड है इट इज़ डिसाइडेड टू ब्लेंड 10% फोर्टिफाइड राइस स्टॉक विद नॉर्मल राइस। याद रखना कितने परसेंट हमें मिलाने हैं, 1%। 1% मतलब 100 दानों में 1 दाना आपको फोर्टिफाइड राइस का मिलाना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, केवल मतलब 100 दानों में से 1 दाना मतलब 1% आपको मिलाना है। ये है फोर्टिफाइड राइस का। और हमें कब तक 2024 तक जो है मतलब लगभग जितने भी चावल पहुंचाने हैं वो मतलब सारे वो फोर्टिफाइड होनी चाहिए, ऐसा कोई हमारा टारगेट है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, और मेनली ये जो मेनली किसने स्टार्ट किया ये ऐसा फोर्टिफाइड राइस हम प्रोवाइड करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने मेनली स्टार्ट किया है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे।
हमें बताना है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में कि नेशनल मिशन फॉर जो क्लीन गंगा है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो है वो बना हुआ है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाया है। सेकंड है रिवर सिटी अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तो उतनी सिटीज़ के भी नाम बताए थे, ठीक है। रिवर सिटी जो अलायंस है, मैंने क्या किसको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलके, और कौन सी मिनिस्ट्री थी, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन 2 मिनिस्ट्री ने मिलके रिवर सिटी अलायंस को स्टार्ट किया था। ये मेनली एक्सचेंज करेगी इन्फॉर्मेशन को सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स, जो कि मेनली लॉन्च किया है यूएन ने। ये बोल रखा है यूएन ने इसको लॉन्च किया, यूएन ने तो इसको लॉन्च किया ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। तो यस, ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लॉन्च हुआ है, और ये मैंने बता दिया। इसके अलावा 2014 में एक और चीज़ एस्टेब्लिश की गई थी जिसको बोलते हैं क्लीन गंगा फंड। क्या बोल रहे हैं, क्लीन गंगा फंड, जिसमें नेशनल एफर्ट किया जाएगा रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए, जो भी पब्लिक से पैसा आएगा वो भी इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी करेक्ट हैं। तो रिवर सिटी अलायंस, जिसमें कि जो भी रिवर सिटीज़ है, गंगा हो चाहे अदर रिवर्स हो, उनके ऊपर जो सिटीज़ बेस हैं, अर्बन सिटीज़, उनको मेनली साफ़ करने की बात है, अपने प्रोग्राम मतलब एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करने की बात है, वो है रिवर सिटी अलायंस। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया ए। जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 पे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बताना है। ये बोल रखा है कि ये क्या करेगा, मोर देन 70 सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनके नेशनल इंस्टीट्यूशन को वो करेगा, क्या करेगा मतलब कनेक्ट करेगा। तो ये क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेनली जो सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो मेनली किस में मापी जाती है, वो पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। थर्ड है परम प्रवेगा, वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में, ऐसा नहीं है। क्या है, ऐसा नहीं है, परम प्रवेग सबसे नहीं है। परम प्रवेग की तो जो देखो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, देखो सब इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 800, कौन सा था, परम 8000 सॉरी, परम 8000 था। उसके बाद पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिजीनियसली इंडिया ने असेंबल किया था, फर्स्ट इंडिजीनियसली जो असेंबल किया था इंडिया ने, वो कौन सा था, इंडिजीनियसली असेंबल किया था, वो था परम शिवाय। कौन सा था, वो था परम शिवाय। अब इसके बाद बात करें हम किसकी बात करें, परम प्रवेगा की, ठीक है। परम प्रवेगा अभी आईआईटी बोल रही हूँ, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इंस्टॉल किया परम प्रवेगा को। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। और किसने इसको वो किया है, आईआईएससी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसको वो किया है, ठीक है। और मेनली इसको डिज़ाइन किसने किया है, सीडैक ने इसको वो किया है, क्या किया है, इसको डिज़ाइन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो टॉप 500 की लिस्ट में आते हैं। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में एक नाम है जो हमारा आता है, उसको नाम है परम सिद्धि। उसका नाम क्या है, परम सिद्धि उसका नाम है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जिसका आता है, उसका जो हमारे पेटाफ्लॉप्स में कितना, 4.6 पेटाफ्लॉप्स उसका जो है परफॉर्मेंस है, 4.6 पेटाफ्लॉप्स। और इसका कितना है, 3.3। तो इंडिया का फास्ट तो नहीं हुआ, ये तो परम सिद्धि हो गया जिसका 4.6 है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे मतलब फास्ट नहीं है। इंडिया में और भी हैं जो सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो परम सिद्धि आपने देख लिया, ठीक है। परम सिद्धि जो है इसकी कितनी रैंक आई थी, मतलब टॉप 500 में इसकी रैंक आई थी 63rd। कितनी आई थी, 63rd इसकी रैंक आई थी, ध्यान रखना। तो ये परम सिद्धि है सब, मतलब टॉप 500 में जो होंगे वही है। तो इसके तो केवल 3.3 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। और फुकागू, मैंने देखो अब एक काम करना, मेरे को एक चीज़ आप बता देना कि मैंने कहाँ पे करंट अफेयर्स में या कहाँ पे मैंने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सारी चीज़ें कराई हैं। सुपर कंप्यूटर्स कौन से कंट्री के कहाँ है, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सी मंथ के करंट अफेयर्स में वो है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प वहाँ पे आप डाल सकते हो। फुकागू आपने सुना होगा, जापान का सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। ध्यान रखना, फुकागू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33, उसका आंसर हो गया सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। हमें बताना रैंप प्रोग्राम के, रैंप प्रोग्राम जो
2022-23 में प्रपोज हुआ है, तो उस रैम्प प्रोग्राम के बारे में बताना है। सबसे पहले है रैम्प प्रोग्राम, बोल रहे हैं कि ये एमएसएमई को की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए है। ये किसकी है, इसकी उसको इंक्रीज करने के लिए। तो याद रखना बिल्कुल ये एमएसएमई की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल एमएसएमई की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के। रैम्प मतलब क्या होता है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, ये है रैम्प प्रोग्राम 2022-23 में इसको लॉन्च किया है। मतलब कितना है इसका, मतलब लगभग 5 साल में इसको कितने पैसे दिए जाएंगे, 6000 करोड़ इसके लिए मतलब एलोकेट किए गए। कितने, 6000 करोड़। ठीक है, और लगभग अगले 5 साल में इसके लिए वो किए जाएंगे, निकाले जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके अलावा बात करें ये किसने रिकमेंड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब ये प्रोग्राम किसने बोला था कि आपको ये लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस, तीन लोगों ने इसको बोला था। एक तो आपने सुना होगा यूके सिन्हा कमेटी बैठी थी उसने, ठीक है, एक तो यूके सिन्हा कमेटी बैठी थी उसने रिकमेंड किया था। दूसरी केवी कामत कमेटी बैठी थी, केवी कामत कमेटी बैठी थी उसने भी इसको रिकमेंड किया था। और एक थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो होती है ना, पीएम की, उसने भी एडवाइस किया था कि ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, तो इसीलिए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए रैम्प प्रोग्राम मेनली किसके लिए है, एमएसएमईज के लिए है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 35 ई श्रम पोर्टल पे। ई श्रम पोर्टल क्या होता है, सबसे पहले ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करता है किसको, वर्कर्स को। तो बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करता है। ये पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर टू माइग्रेंट्स को भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। सारे फार्मर्स एलिजिबल है, तो आपको लग रहा है कि सारे फार्मर्स एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। ओनली एग्रीकल्चर लेबर और लैंडलेस फार्मर्स, ओनली कौन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स, यही केवल इसके लिए एलिजिबल है और नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ई श्रम पोर्टल के बारे में, इसमें भी क्या किया जाएगा, एक कार्ड नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। एक कार्ड नंबर प्रोवाइड किया जाएगा 12 नंबर का यूनिक डिजिट नंबर होगा। ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये मतलब मेनली लॉन्च किया है। किसके लिए है, मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। किसके लिए, मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया है। तो यही है मेनली हमारे किसके बारे में, इस पोर्टल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ई। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या बोलता है, स्टार्टअप्स के बारे में बताना है इंडिया में। देखो ये इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ये मेनली किसके लिए स्टार्ट हुआ था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ताकि जो भी नेशनल एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है हम उनको कनेक्ट कर दें, उनका एक ग्रिड बना दें। ठीक है, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब कितना माना जा रहा है, मतलब ये 2015 में लॉन्च हुआ था 7 साल के लिए, 2022 तक ये लॉन्च हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस साल पेपर में भी आ सकता है 7, क्योंकि ये 7 ईयर्स के लिए लॉन्च हुआ था। अब आ गया 2022, ये लास्ट है इसका साल, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मेनली मतलब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के जो विजन है इंडिया गवर्नमेंट का, उसको ये प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा ये मेनली कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। सबसे पहले आ गई हमारी MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी CDAC। उसके बाद हमारी कौन सी आ गई, CDAC। उसके बाद आ गई हमारी CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी IISc बेंगलोर, उन्होंने आ गई IISc बेंगलोर। तो ये सारी मतलब मिनिस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और पेटाफ्लॉप्स के बारे में आपको पता ही चल गया कि पर सेकंड कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन चलते हैं, उसको उसकी परफॉर्मेंस को मापा जाता है पेटाफ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की। अब आ जाता है मेन चीज़ किस पे, स्टार्टअप्स पे आ जाते हैं। स्टार्टअप बोले कि नंबर ऑफ स्टार्टअप जो स्पेस में है वो इंक्रीज कर रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स में, तो बिल्कुल सही है, इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया जो है बोल रहे हैं थर्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप US और चाइना के बाद। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो क्या है, थर्ड कंट्री है किसमें, इसमें किसमें बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में बोल रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। तो यस, इंडिया क्या है, थर्ड कंट्री है यूएस और चाइना के बाद नंबर ऑफ मतलब इसमें, ठीक है। यूनिकॉर्न्स भी इंडिया में, मतलब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स भी इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट हो गए हैं, ठीक है। इंडिया, यूके को इंडिया ने क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया, यूके को इंडिया ने ओवरटेक कर दिया। यूएस और चाइना के बाद ये इंडिया हमारी कंट्री बन गई है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाली, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। याद रखना, यूनिकॉर्न मतलब जिसकी $1 बिलियन से ज़्यादा जो मतलब वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी की, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें, एक इंडिया ने इसी के लिए एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था। कब किया था स्टार्टअप इंडिया स्कीम? 2016 में स्टार्ट की थी। किस मिनिस्ट्री ने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने की थी। उसमें कौन सा डिपार्टमेंट? DPIIT, ठीक है, DPIIT डिपार्टमेंट। उसके बाद है हमारा कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा ये आ रहे हैं, मतलब स्टार्टअप सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर दिल्ली में, फिर यूपी में और फिर है गुजरात में, ठीक है। ये टॉप 5 स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, कौन सी ये है, कौन सी ये है, ये सारी चीज़ें होगी। और हाँ, अगर सिटीज़ की बात करें, तो याद रखना, बेंगलोर ने, दिल्ली ने बेंगलोर को रिप्लेस कर दिया है। दिल्ली में अब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप आने लगे हैं, ठीक है। तो दिल्ली हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलोर एज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 5000 लगभग स्टार्टअप दिल्ली से आए हैं और 4500 के आसपास जो हमारे स्टार्टअप है बेंगलोर से आए हैं अप्रैल 2019 से लेके दिसंबर 2021 तक। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। जियो स्पेशियल डेटा के बारे में बताना है। प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जियो स्पेशियल डेटा, कि सारे जितने भी टाइप के जियो स्पेशियल डेटा है उनको प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ऐसा तो नहीं है, सारा को तो नहीं चाहिए। सेकंड है, लिडार इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैप्चरिंग जियो स्पेशियल डेटा। बिल्कुल, लिडार एक टेक्नोलॉजी, लिडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक टेक्नोलॉजी है जो जियो स्पेशियल डेटा को क्या करेगी, वो करेगी, बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ को एग्जामिन करेगी, उसके बाद उस डेटा को वो करेगी, ठीक है। तो ये है मेनली क्वेश्चन नंबर 37 जियो स्पेशियल डेटा के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ, अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने न्यू गाइडलाइंस भी रिलीज़ की थी जियो स्पेशियल डेटा के लिए, ताकि हम पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर सकें, ठीक है। और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 37 आंसर हो गया बी। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट इसकी हमारी क्या है, करेक्ट है। लेकिन याद रखना, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, लेकिन केवल जो इंडियन कंपनीज और एंटिटीज़ हैं वही स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं डेटा को एक्सक्लूसिवली विद इन दी कंट्री, ठीक है। वही ऑपरेशंस कर सकते हैं कि वो स्ट्रीट का सर्वे कर सकती हैं, मोबाइल मैपिंग कर सकती हैं, ठीक है। केवल और केवल इंडियन जो कंपनीज हैं वो, बाहर की कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया के बारे में। होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया किस एक्ट के अंडर होती है? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आपको पता है किस एक्ट के अंडर? APMCs में होती है। होलसेल मार्केटिंग कहाँ पे होती है? APMCs में होती है। और APMCs किसके अंडर आती हैं? स्टेट के अंडर आती हैं। तो हो गया हमारा, ठीक है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? आपने सुना होगा ई-नैम लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ई-नैम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसमें एक मतलब एक ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम प्रिपेयर किया जाएगा ऑनलाइन, ताकि फार्मर्स और जो बायर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो सकें और वहीं से अपना डायरेक्ट वो कर लें, सामान को बेच लें, खरीद लें, ठीक है। तो ये ई-नैम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2016 में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केट नेटवर्क किसके अंडर सेटअप किया गया है? स्टेट APMCs के अंडर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। फूड ग्रेन्स के बारे में बताना, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में। सबसे पहले एरिया अंडर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मोर देन द एरिया अंडर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। बोले कि व्हीट के अंडर जो एरिया है जो होता है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राइस, ठीक है। व्हीट के अंदर तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो राइस के अंदर जो एरिया कल्टीवेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हीट। बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडी के अंदर जो एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हीट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाती है हमारी वो क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो राइस के अंदर हमारा ज़्यादा एरिया कल्टिवेटेड है, तो राइस के अंदर ज़्यादा है व्हीट से। फिर है सेकंड, एरिया सोन अंडर फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द खरीफ साइकिल वाज ग्रेटर देन द रबी साइकिल। बोले कि खरीफ के अंदर ज़्यादा एरिया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खरीफ के अंदर ज़्यादा एरिया सोन होता है एज कम्पेयर टू रबी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको ट्रेंड ही पता होने चाहिए,
ठीक है। याद रखना फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है कि एरिया अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन लास्ट 3 ईयर्स में वो खरीफ सीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है रबी सीजन से, लेकिन कोई इसमें ट्रेंड नहीं है। याद रखना कोई इसमें सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं है कि मतलब खरीफ में बढ़ाई है। देखो रबी की बात करें, रबी का ट्रेंड कैसा रहा है। देखो अगर हम बात करें 2018 से वहाँ पे था 5.37 लाख हेक्टेयर, फिर आया हमारा 5.86 लाख हेक्टेयर, फिर आया हमारा 6.01 लाख हेक्टेयर, फिर आया हमारा 5.38 लाख हेक्टेयर। तो देखो ये रबी का है हमारा ट्रेंड की कैसे कैसे रहा है। ये 2018-19 मान लो और ये 2021 मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ट्रेंड रहा है, कभी बढ़ा फिर थोड़ा और बढ़ा और फिर घट गया, ठीक है। तो ये कोई मतलब कंसिस्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है। फिर अगर एरिया अंडर प्रोडक्शन में खरीफ में बात करें तो इसमें था पहले 700, फिर था कितना, फिर 700, फिर कितना हुआ, फिर हुआ 732 और फिर हुआ 743। तो इसमें तो फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज है, ठीक है, ध्यान रखना। तो खरीफ क्रॉप्स में काफ़ी मतलब एरिया अंडर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो रबी है उसमें मतलब कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो ये वाली चीज़, ठीक है, कि रबी क्रॉप्स में जो एरिया अंडर प्रोडक्शन है वो क्या है, वो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब खरीफ क्रॉप्स में फिर भी थोड़ा जो एरिया है वो बढ़ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे हमें बताना है कि किस किस इनिशिएटिव से इंडिया जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस किस इनिशिएटिव से इंडिया जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, याद रखना इन सब इंडिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया देखो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, देखो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट याद रखना ये 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने ही प्रपोज किया था। तो कहाँ पे COP 26 की मीटिंग चल रही थी ग्लासगो में, तब मतलब इंडिया ने प्रपोज किया था कि हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल मतलब अडॉप्ट करना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो। तो बिल्कुल इससे इंडिया एसोसिएटेड है। फिर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, तो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो इंडिया है ही, आपको पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर, यूके के अंडर इंडिया से कोलैबोरेट करके, मतलब इंडिया ने यूके के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड समिट में ऐसा मतलब एक्सेलरेट किया था। तो है ही। थर्ड है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी बार ये बात आती है, ठीक है। ये मतलब ये क्या है कि इंटरनेशनल कोएलिशन है, बहुत सारे कंट्रीज की, साथ में UN और मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो सारे मिलकर इसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है। किसने इसको लॉन्च किया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो इससे भी इंडिया एसोसिएटेड है। फिर फोर्थ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, देखो इससे भी इंडिया एसोसिएटेड है। ये इंडिया और स्वीडन का है, इंडिया और स्वीडन का इनिशिएटिव है। किसका है, इंडिया और स्वीडन का इनिशिएटिव है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये इंडिया और स्वीडन का है। मेनली किसके सपोर्ट से इंडिया और स्वीडन स्टार्ट किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उससे किया है, जो UN क्लाइमेट समिट में किया था 2019 में। कहाँ पे हुई थी, 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी इसकी मीटिंग, UN क्लाइमेट एक्शन समिट। उसमें इंडिया और स्वीडन ने मिलकर ये जो ट्रांजिशन ग्रुप है ये स्टार्ट किया है। तो पेरिस मेनली क्या है, इसका मेन टारगेट है कि हमें क्लाइमेट जो एम्बिशंस हैं, टारगेट्स हैं, एक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, पेरिस एग्रीमेंट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सारा हुई से जो इंडिया वो एसोसिएटेड है। तो 40 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। 40 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी, इन सबसे इंडिया एसोसिएटेड है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हमें बताना है कि रिसेंट पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में, रिसेंट पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन रूरल एरियाज जो है वो अर्बन एरियाज से ज़्यादा है। बोल रहे कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है रूरल एरियाज में ज़्यादा है। याद रखना, आपको लग रहा है कि गाँव में क्या, आपको क्या लगेगा कि गाँव में क्या होता है, शुद्ध हवाएं हैं, ये है वो है, इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी गाँव में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, शहरों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शहरों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। शहर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72.6 ईयर्स, जब जो गांव की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 68 ईयर्स, ठीक है। कितनी है, 68 ईयर्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड जो बोल रहे हैं फीमेल की जो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है मेल से, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है मेल से। फीमेल कितने साल जीते हैं, लगभग 70.7 ईयर्स, और जो मेल्स होते हैं वो कितना जीते हैं, 68.2 ईयर्स। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अपने से बड़ी लड़की से शादी करो, ठीक है, ताकि दोनों का लाइफ टाइम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों ही मतलब 2 साल लड़की अगर बड़ी है तो उससे शादी करो, ठीक है, मतलब फन है।
जिससे आपको करनी है उसी से करना। तो ये क्या है, फीमेल्स जो होती हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो अभी ओल्डर एज पॉपुलेशन में आपने सुना होगा कि सीनियर केयर या ओल्ड एज पॉपुलेशन का आपने डेटा पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि वुमेन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, वुमेन ज़्यादा है सीनियर में एज़ कम्पेयर टू मैन। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही ज़्यादा है फीमेल्स की। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर क्या हो गया? बी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्योंकि रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फीमेल है ना, एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, कुछ एरियाज़ में छोड़ के। कहाँ पे? बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड में छोड़ के और सारी जगह पे फीमेल्स ज़्यादा जी रही हैं मेल्स के कंपैरिजन में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें क्या बोलता है? हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी एक्शंस वर टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या यूनियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहले है जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी गाइडलाइंस वो लीगल फोर्स में लाई गई अमेंडमेंट 2020 रूल्स के थ्रू। बिल्कुल वो अभी क्या लाई गई हैं? फोर्स में लाई गई हैं। बिल्कुल पहले एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, और अब क्या किया गया? उसको फोर्स में लाया गया है 2021 में अमेंडमेंट करके। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड है कि मैन्युफैक्चर, सेल, यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हमें जुलाई 2022 तक क्या करना है? प्रोहिबिट करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कास्ट करते हैं किस पे? प्रोड्यूसर पे भी, इंपोर्टर पे भी और ब्रांड ओनर पे भी, सब पे ही होता है। बिल्कुल, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, सारी ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें हम प्लास्टिक जो कैरी बैग्स हैं, प्लास्टिक जो कैरी बैग्स हैं उनका जो हमें थिकनेस है उसको कितना रिड्यूस करना है? 50 माइक्रोन से 70 माइक्रोन तक हमें बढ़ा देना, 2021 तक हमें बढ़ा देना था। ठीक है, उसके अलावा 120 माइक्रोन हमें कर देना है 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से जो इसका वो कितना बढ़ा देना है प्लास्टिक कैरी बैग्स का? 120 माइक्रोन। ठीक है, 120 माइक्रोन हमें उसका बढ़ा देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कुछ की कितने टारगेट्स हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ई विद्या पोर्टल, ई विद्या प्रोग्राम। ई विद्या प्रोग्राम क्या है? आपको पता है 2020 में ई विद्या पीएम ई विद्या प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, ताकि जो भी डिजिटल है, ऑनलाइन है, ऑन एयर एजुकेशन है, उसको मतलब मल्टी मोड बनाया जा सके। ठीक है, इसके मेनली क्या थे? 3 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ये क्या करता है? सारे एफर्ट्स को कनेक्ट करता है, जो भी डिजिटल, ऑनलाइन और मल्टी मोड एक्सेस देना हमें एजुकेशन का उसके। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से थे इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स थे? एक तो था दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल में क्या था कि हमें वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया। पहले तो था दीक्षा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या था? 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ठीक है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल फिर इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल इन्होंने स्टार्ट किया। ये कब ये किसके थ्रू किया गया? सव्यम प्रभा टीवी चैनल से। किससे किया गया? ये सव्यम प्रभा टीवी चैनल से स्टार्ट किया गया। फिर थर्ड था हमारा एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पोस्टकास्ट। फिर हमें क्या करना है? रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का यूज़ करना है। किसके लिए? एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये था पीएम विद्या पोर्टल, जिससे हमें टीवी के थ्रू हमें एजुकेशन को प्रमोट करना था, मतलब या मल्टी मॉडल मतलब लाना था। एजुकेशन को हर तरीके से जैसे भी पहुंचाया जा सकता है वैसे पहुंचाना था। ठीक है, तो याद रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। अब हमें बताना है इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में सबसे पहले है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग, सोयल मुल्चिंग और रिले क्रॉपिंग। देखो सोयल मुल्चिंग क्या होता है? जिसमें जो उसका जो भूसा होता है उसको खेत में ही पड़ा रहने दिया जाता है। जब उसको भूसे को पड़े रहने देंगे तो क्या होगा? उससे वाटर लॉस कम होगा और इवेपोरेशन कम होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड तो हमारी सही है, इसका मतलब सेकंड सही है। तो ये 2 हमारे ऑप्शन कट गए। आपको एक ऑप्शन पता है, तो अब आपको केवल और केवल क्या देखना है? थर्ड स्टेटमेंट देखनी है, फर्स्ट आपको देखनी ही नहीं है। अब देखो रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग में बोल रहा है कि जो सेकंड क्रॉप है वो फाइनल क्रॉप के हार्वेस्ट करने से पहले ही प्लांट कर दी जाती है। ठीक है, वो करने से पहले ही प्लांट कर दी जाती है। बिल्कुल, तो पहले ही ना प्लांट करेंगे। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है? 2 टाइप की जो क्रॉप्स हैं उसको मतलब वो किया जाता है, एक साथ ही प्लांट वो किया जाता है। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को प्लांट किया जाता है सेम प्लॉट में, वन राइट आफ्टर द अदर। उसी सीजन में, एक ही सीजन में 2 क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, और मेन क्रॉप कटने से पहले सेकेंड क्रॉप उसको उगा दिया जाता है, मतलब उसको डाल दिया जाता है। तो बस यही चीज़ है। और
जब पहली को काट दिया जाता है उसके बाद फिर दूसरी पक जाती है, फिर उसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो बस यही मेन चीज़ है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग बोल रहे हैं मेनली स्मॉल फील्ड्स में होती है, ऐसा नहीं है। स्ट्रिप क्रॉपिंग मेनली किस में होती है, लार्ज फील्ड्स में होती है। किस में होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग मेनली लार्ज फील्ड्स में होती है। इसमें क्या होता है, नैरो नैरो स्ट्रिप्स में राइट एंगल पे या फिर किसी भी डायरेक्शन में प्रीवेलिंग विंड के डायरेक्शन में मेनली फील्ड क्रॉप्स को उगा दिया जाता है, ठीक है। अल्टरनेट ग्रेन की या फिर फुराज की जो वो बनाई जाती हैं स्ट्रिप्स और उसमें उगाया जाता है। ये बड़े बड़े खेतों में ज़्यादा होती है, छोटे छोटे खेतों में कैसे करोगे आप, तो सारी खराब हो जाएगी अगर आप उसको काटने लगोगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बताना है। सिंथेटिक बायोलॉजी एक फील्ड ऑफ साइंस है जो मेनली रीडिजाइनिंग जिसमें ऑर्गेनिजम्स को रीडिजाइन किया जाता है बाय इंजीनियरिंग देम टू हैव न्यू एबिलिटीज़। तो हमें बताना है कि क्या क्या कर सकती है ये, मतलब ये सिंथेटिक बायोलॉजी क्या क्या कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ग्रीन केमिकल बना सकती है, बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकती है, फार्मास्यूटिकल्स का वो कर सकती है, तो सारी चीज़ें कर सकती है। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। हमें बताना है कि ये जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर थे। इतना होते ही आपका क्वेश्चन का आंसर लग जाना चाहिए। कौन थे वो, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। अनुशीलन समिति फाउंड की थी 1930 में, फिर उन्होंने काकोरी कॉन्फ्रेंस में ये भी फंस गए थे, ठीक है। उसके बाद ये सेलुलर जेल में इम्प्रिजनमेंट हो गए थे, ठीक है। बंदी जीवन भी इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, वो इनकी 80th एनिवर्सरी थी इसीलिए ये न्यूज़ में थी। तो ये कौन थे, हमारे सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल थे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 46। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या बोलता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बताना। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो सबसे पहले है कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है टोटल इनरोलमेंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखो ग्रोस इनरोलमेंट होता है कि मतलब तो कितने बच्चों ने इनरोल किया है एज कम्पेयर टू जो भी उस ऑफिशियल एज ग्रुप के, ना कि टोटल पॉपुलेशन में। टोटल पॉपुलेशन में नहीं, जो उस एज ग्रुप के हैं उसमें किसने इनरोल किया है। सेकेंड है 2013 से 14 के बीच में और 19 से 20 के बीच में जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे वो डिक्रीज हुआ है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ओवरऑल ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है अगर हम 2013-14 की बात करें तो 107 था और 19-20 की बात करें तो 103 हो गया। तो यस, डिक्रीज किया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डिक्रीज किया है। लेकिन हायर एजुकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायर एजुकेशन में यही ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या किया है, इंक्रीज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे क्या किया है, डिक्रीज किया, लेकिन हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट रेशियो वो इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन एसर रिपोर्ट जो कि कौन निकालता है, प्रथम एनजीओ निकालता है, उसको ध्यान रखना। तो नहीं, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो छोड़ो उसको, मतलब वैसे एसर रिपोर्ट को कौन निकालता है, प्रथम एनजीओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर भी आ जाते हैं 48 पे। हमें बताना है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है यूएन ने। तो हमें बताना है मिलेट्स के बारे में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में, बिल्कुल है भाई। न्यूट्री सीरियल्स भी इनको बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, याद रखना इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। देखो इसमें एक ये क्या होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। आपने सुना होगा कि ग्लूटेन, देखो आपने क्या क्या देखा है कि जो गेहूं की रोटियां वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फुली आती हैं। वो क्यों आती है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन केमिकल होता है। लेकिन जो बाजरी वगैरह की रोटी होती है, ये वाली रोटी होती है, फूलती नहीं है, तो इसमें ग्लूटेन नहीं होता है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसी के कारण नहीं फूलती है। तो और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, वो भी कम होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। हमने 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया था, इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाया था 2018 में। फिर हमने यूएन को रिक्वेस्ट किया था कि आपको भी एक ईयर ऐसा मनाना चाहिए जिसमें आप इंटरनेशनल ईयर बनाओ मिलेट्स का। तो 2023 को अडॉप्ट किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट ने कोडो और कुटकी, कोडो एंड कुटकी को भी क्या किया है, कोडो एंड कुटकी को भी के कल्टीवेशन को सपोर्ट किया है। कि इनका मतलब ये भी क्या है, कोडो कुटकी ये भी क्या है, मिलेट्स हैं, इनके कल्टीवेशन को क्या किया, सपोर्ट किया है। IFAD कब बनी है, 1977 में ऑर्गेनाइजेशन बनी है यूएन की, ठीक है। 1974 के जो वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस थी उसमें मेनली ये बनी थी।
तो ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी करेक्ट, ठीक है। तो मिलेट्स में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और एक्सपोर्टर की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर एक्सपोर्टर आ जाए तो इंडिया क्या सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेके सारे कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिले तो पीछे वाले भी कर लेना। 49 है सेकंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन यहीं देखते ही आपका खत्म हो जाना चाहिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो सेकंड लार्जेस्ट फेयर इंडिया का कौन सा, मैदाराम जतारा है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये कुंभ मेला सबसे बड़ा है, उसके बाद सबसे बड़ा मैदाराम जतारा है, 2 साल में एक बार इसको मनाया जाता है, ठीक है। किस में, फरवरी के मंथ में फुल मून डे पे, ठीक है। और इसमें किस किस को मतलब समालखा और सारा लामा को मेनली इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है मैदाना जतारा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तेलंगाना की कोया ट्राइब, कहाँ की, तेलंगाना की कोया ट्राइब मेनली इसको मनाती है। कौन सी, कोया ट्राइब मेनली इसको मनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की कोया ट्राइब मेनली इसको मनाती है। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है तेलंगाना की, ठीक है। तो ये मेनली इसको मनाते हैं। और ये स्टेट फेस्टिवल 1996 में इसको तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी मतलब बना दिया गया, तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी है ये, क्या है ये, स्टेट फेस्टिवल भी है, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो गया ए। तो ये अत्तुकाल पोंगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्तुकाल पोंगा क्या है, याद रखना, ये केरला का फेस्टिवल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरला का फेस्टिवल है। और ये वुमेन्स इसमें सबसे ज़्यादा इकट्ठा होती हैं, ठीक है। वुमेन का है ये फेस्टिवल, वुमेन का है, एनुअली हर साल होता है, ठीक है, क्या होता है, एनुअली हर साल होता है। और एक जो है ना वहाँ का अत्तुकुल भागवती टेम्पल त्रिवंतपुरम में, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। 10 डेज का इवेंट होता है, कितना डेज का, 10 डेज का इवेंट होता है। और वहाँ पे एक मिठाई भी बनाई जाती है, ठीक है। इसमें एक मिठाई, एक स्वीट बनाई जाती है, किसकी, जिसको बोलते हैं पयसम, ठीक है, एक स्वीट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पयसम, या फिर पोंगला, मतलब पोंगला पयसम ऐसी कोई बनाई जाती है। और केवल वुमेन ही इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। तो यह है अट्टुकुल पोंगला, केरला में मनाई जाती है। फिर अब व्यंजन द्वादशी, व्यंजन द्वादशी क्या है, ये उड़ीसा में मनाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में मनाई जाती है, ताकि फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाता है। पुरी के मतलब मेनली उड़ीसा के पुरी के टेम्पल में मेनली इसको मनाया जाता है, ठीक है, फूड का फेस्टिवल होता है ये। तो ये हो गया हमारा। फिर आता है हमारा कुंडली मेला। ये कुंडली मेला कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल का। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है मेनली, ठीक है। और इसमें मेनली कौन गैदर होते हैं, मतलब वहाँ के जो मिस्टिक मिनिस्ट्रल हैं, बॉल्स जिसको बोलते हैं, बॉल्स BAULS, इसमें इकट्ठे होते हैं। ये मास्टरपीस है, ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का, यूनेस्को ने इसको दिया है, किसको, कैंडुली मेला को। तो ध्यान रखना ये भी है मेन इंपॉर्टेंट। तो ये होगा हमारा कैंडुली मेला वेस्ट बंगाल का है, व्यंजन द्वादशी उड़ीसा की है, अट्टुकुल पोंगा केरला का है, और ये मैदाराम जतारा सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हमें बताना है किसके बारे में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में। किसमें, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में। बोला कि जितनी भी रिफाइनरी बाई प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल के, वो GST से बाहर हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि सारे ही बाहर हों, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, सारे बाहर नहीं है। तो मतलब मेनली जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं है, जैसे कि नेप्थला हो गया, लाइट डीजल ऑयल हो गया, वैक्सीज, बिटुमेन, ये सारे GST के अंडर ही आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फिर बोल रहा है कि ONGC एम्पावर है टू ऑथराइज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में मेनली कौन करेगा, याद रखना, क्या करना है, कौन ग्रांट करेगा, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड मेनली क्या करेगा, मेनली एंटिटीज़ को वो डेवलप करने के लिए ऑथराइज करेगा, ना कि ONGC। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है लक्ष्य भारत पोर्टल, जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऑक्शन करने के लिए। तो याद रखना लक्ष्य भारत पोर्टल, ठीक है, लक्ष्य भारत पोर्टल जो है लॉन्च तो किया गया है, लेकिन वो ऑक्शन करने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है। वो किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जितनी भी डिटेल्स हैं वो अपलोड की जा सकें, टू अपलोड डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स जो उन्होंने प्रक्योर किए हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए जो भी उन्होंने चीज़ें प्रक्योर की हैं उनकी मेन डिटेल्स अपलोड की जाएंगी। और ये कब लॉन्च किया गया, 2021 में लॉन्च किया गया है, ये लक्ष्य भारत पोर्टल। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारी ही सही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। तो ये था लक्ष्य भारत पोर्टल।
कौन सा है, ठीक है, और कौन कौन जो है जो ऑथराइज करता है, एम्पावर ऑथराइज करता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, कौन करता है, वो ये करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, आंसर हो गया डी। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, क्योंकि हम फालतू की बातें नहीं करते हैं, फालतू की बातें हमें करनी पसंद भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अगर इस चैनल पे 10 मिनट भी अगर आप अपने इन्वेस्ट करो तो उस 10 मिनट में भी आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम ये फालतू की चौंचलेबाजी नहीं करते हैं। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।